दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो हमेशा से खुद को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बनाना चाहता था। और इस चीज के लिए उसने बचपन से ही बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी। लेकिन क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था, तो वो सिर्फ एक वॉर सोल्जर बनकर ही रह गया। लेकिन वॉर के दौरान एक दिन एक सोल्जर उसे किल कर देता है। लेकिन उस दिन उसे पता चलता है कि उसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल एबिलिटी है। और वो एबिलिटी ये है कि अगर कभी भी कोई भी पर्सन उसे किल कर देता है, तो टाइम में एक दिन पहले दोबारा से रिवाइव हो सकता है। और इस एबिलिटी की वजह से हमारा हीरो खुद को बहुत ही ज्यादा ओवर पावर बना लेता है। तो चलिए अपनी इस जबरदस्त सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बर्तन को बजाते हुए सभी लोगों को जगा रहा होता है। और वो बोर होता है। सुबह हो गई है, सभी लोग जल्दी से खड़े हो जाओ। और इसी के साथ हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम एन क्रीड है, जो कि अभी भी सो रहा होता है। लेकिन यहां पर एक और पर्सन मौजूद होता है जो कि अपने शूज पहन रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वो चिल्लाकर बोलता है, ये क्या बकवास है, मेरे जूतों में तो एक कीड़ा मौजूद है। और इस पर्सन के चिल्लाने की वजह से एन क्रीड की भी आंख खुल गई होती है। और इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, क्या इस बेवकूफ के पास कोई और काम नहीं है, ये हर सुबह ही बहुत ही ज्यादा शोर करता है। और इसी के साथ एन क्रीड हमें बताता है, मेरा नाम एन क्रीड है और मैं एक वार सोल्जर हूं। और इसी के साथ मैं एक स्क्वाड का लीडर भी हूं। और मेरे स्क्वाड के अंदर टोटल 5 पीपल्स मौजूद है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, चलो और सभी लोग हमारे दुश्मन के ऊपर अटैक करो, हमें उन्हें दिखाना है कि हम उनसे ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ हम देते कि यहां पर वॉर स्टार्ट हो गई होती है। यहां पर सभी सोल्जर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें यहां पर इन क्रीड को भी दिखाया जाता है जो कि सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि एक सोल्जर एन क्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन एंकर उसे किक मारकर दूर कर देता है। लेकिन इस वक्त एक सोल्जर एंकर को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और वो एंकर को पंच मारने वाला होता है। लेकिन इसी बात एंकर अपने सर के साथ इस पर्सन की गर्दन को काट देता है। और इसी के साथ एन क्रीड दोबारा से अपने सर को पकड़ लेता है। और इसी के साथ एन क्रीड हमें बता रहा होता है, मैं कोई टैलेंटेड पर्सन नहीं हूं, ना तो मेरे पास कोई पावरफुल स्किल्स है और ना ही मैं मैजिक पावर्स को यूज कर सकता हूं। और इस वक्त हम देखते कि एक तीर सीधा इन क्रीड की तरफ आ रहा होता है। लेकिन इन क्रीड इस तीर को डॉज कर लेता है और ये तीर एक और सोल्जर को लग जाता है, जिससे वो यहीं पर मर चुका होता है। और इसी के साथ एनक्रडे बता रहा होता है, मैं एक बहुत ही ज्यादा कमजोर सोल्जर हूं, लेकिन फिर भी मैंने बचपन से एक सपना देखा है जिसे मैं हमेशा से कंप्लीट करना चाहता हूं। लेकिन जब भी मैं अपने सपने के बारे में लोगों को बताता हूं, वो लोग मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। और वो मुझसे बोलते हैं कि मैं अपने सपने को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूं। ऐसे वक्त हम देखे कि एक पर्सन अपनी सर्ड के साथ एंकर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन एंकर इस अटैक को डॉच नहीं कर पाता और वो पर्सन अपनी सर्ड को एन क्रीड की गर्दन में स्टैब कर देता है। और इस चीज की वजह से एन क्रीड काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या इतनी ज्यादा करने के बाद भी मैं एक बेकार मौत मरने वाला हूं? क्या सिर्फ यही मेरा एंड है? और हमें दिखाया जाता है क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो एन क्रीड जमीन पर गिर जाता है और इसी के साथ यहीं पर एन क्रीड की डेथ हो जाती है। लेकिन इसी के साथ एन क्रीड अपनी आंखों को खोलता है और इसी के साथ वो देखता है कि वो इस वक्त एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेस पर मौजूद है। और ये देखकर एन क्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह की जगह है और मुझे यहां पर कौन लाया है। लेकिन इसे वक्त एन क्रीड की आईज दोबारा से क्लोज हो जाती है। लेकिन इसी के साथ इन क्रीड की एक बार दोबारा से आंखें खुलती है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है, खैर अभी मेरे साथ हुआ क्या था? क्या वो कोई सपना था मुझे पूरा यकीन है, मैं तो वार के अंदर मर चुका था, तो मैं जिंदा कैसे? लेकिन इसी के साथ एंकर के पास जो पर्सन बैठा हुआ होता है वो अपने शूज पहन रहा होता है। लेकिन इसी वक्त उसके जूतों में से एक कीड़ा निकलता है जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और चिल्लाकर बो रहा होता है, आखिर ये कीड़ा यहां पर क्या कर रहा है और ये मेरे जूते के अंदर कैसे आया? और ये वर्ड सुनकर इन क्रीड बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये वर्ड्स तो इसने पहले भी बोले थे, क्या मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है? ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर एक सपना था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाता है जहां पर इन क्रीड दोबारा से सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त एक पर्सन अपनी स्वर्ड के साथ इन क्रीड को ऊपर, जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से वर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें यहां पर एन क्रीड को दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन को देखकर
काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि एक सोल्जर चलता हुआ सीधा इन क्रीड की तरफ आ रहा होता है। और इसे देखकर एंकर सोच रहा होता है, शिट, ये तो वही पर्सन है जो हर बार मेरी गर्दन में स्टैब करता है। मैं इस बार इसे खुद को मारने का मौका नहीं दे सकता। और इसी वक्त हम देते कि वो सोल्जर अपने सर्ड के साथ एन क्रीड के ऊपर अटैक कर देता है। और इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इन क्रीड सोच रहा होता है, मुझे जल्दी से इस अटैक को अटैच करना होगा, मैं इस पर नहीं मर सकता। लेकिन हम देखते हैं कि उस पर्सन ने एक बार फिर से एन क्रीड की गर्दन में अपनी सर्ड को स्टैब कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से इन क्रीड काफी ज्यादा शॉक होता है। वो सोच रहा होता है ये पर्सन सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है। और हम देते कि इन क्रीड को मारने के बाद वो पर्सन यहां से वापस जा रहा होता है। और इसी के साथ एंकर, जो कि जमीन पर गिर गया होता है, वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, ये डे बार बार रिपीट हो रहा है और मैं हर बार मर जाता हूं। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि एनड की एक बार से आंख खुल जाती है, लेकिन वो देखता है कि वो इस वक्त एक अलग डायमेंशन के अंदर है। आज साथ हमें यहां पर बोर्ड पर एक अलग ही क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है। तुम्हारे सामने इस वक्त एक बहुत ही बड़ी वॉल मौजूद है और अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें इस वॉल को तोड़ना होगा। लेकिन तुम्हारी डेस्टिनी सिर्फ यही है कि तुम स्ट्रगल करते करते मर जाओगे, लेकिन तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे और आखिर में तुम्हें गिव अप ही करना पड़ेगा। लेकिन यह बात सुनकर इन क्रीड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम हो कौन। लेकिन इसी के साथ हमें दोबारा से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर इन क्रीड दोबारा से उठ चुका होता है और वो फौरन से उठकर बैठ जाता है। तो ये देखकर उसके पास बैठा हुआ पर्सन बोलता है, लीडर क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही जल्दी उठ गए, क्या आज कोई स्पेशल डे है। लेकिन इसी वक्त इन ग्रीड बोलता है, रम तुम्हारे जूते में एक कीड़ा है। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या। और वो अपने शूज को चेक कर रहा होता है और वो देखता है कि वहां पर सच में एक कीड़ा मौजूद होता है। जिसके बाद वो पर्सन फौरन से इस कीड़े को मार देता है और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोरा होता है, और स्क्वायर लीडर, क्या इस कीड़े को तुमने मेरे जूते में रखा था ताकि तुम मुझे परेशान कर सको, क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे कीड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये बात सुनकर इन क्रीड बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा। और इसी के साथ एन क्रीड चलते हुए अपने टेंट में से बाहर जा रहा होता है और इसी के साथ वो इस कीड़े को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं 4 टाइम इस कीड़े को मरते हुए देख चुका हूं, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम मैं इसे नहीं देखना चाहता और इसके लिए मुझे खुद को रेडी करना होगा। जिसके बाद इन क्रीड हमें अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तो मैं अपने फादर के साथ ट्रेनिंग किया करता था और मैं अपने फादर को बहुत ही आसानी से हरा देता था, जिसकी वजह से मेरे फादर मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ किया करते थे। और एक दिन उन्होंने मुझसे बोला कि अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो एक दिन मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बन जाऊंगा। और जिस दिन मैंने इन वर्ड्स को सुना मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था और उस दिन खुली आंखों से मैंने एक सपना देखा और वो सपना ये था, क्या मैं सचमुच एक नाइट बन सकता हूं। क्योंकि एक नाइट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक पूरी वॉर की तकदीर को बदल सकता है, क्योंकि एक नाइट 1000 वॉरियर्स के जितना पावरफुल होता है। यानी कि वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसे इन्विंसन कह सकते हैं। और इसी के साथ एनक डा में बता रहा होता है, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक नाइट बनूंगा, जिसके बाद मैंने अपने विलेज को छोड़ दिया और मैंने एक मशीनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक मर्चरी ग्रुप के मेंबर्स बैठकर आपस में शराब पी रहे होते हैं और इसी के साथ वो हंसते हुए किसी पर्सन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो बुरे होते हैं, क्या तुम लोग जानते हो ये बच्चा एक नाइट बनना चाहता है लेकिन ये स्मॉल मॉन्स्टर से भी फाइट नहीं कर सकता। क्या तुम लोगों को लगता है कि ये कभी एक ढंग का सोल्जर भी बन पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन किसी और के नहीं बल्कि इन क्रीड के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इन क्रीड इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर होता है और वो वहां में बता रहा होता है, मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने विलेज को छोड़ दिया था, जिसके बाद मैंने इस मशीनरी ग्रुप को ज्वाइन किया क्योंकि मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता था। लेकिन मुझे अब समझ में आया है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूं और अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे हार्ड वर्क करना होगा। और उस दिन से मैंने बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी और दिन गुजरते गए और मैं खुद को स्ट्रांग बनाता गया और मैं इतना पावरफुल बन चुका था कि अब मैं मॉन्स्टर्स के साथ अकेले फाइट कर सकता था और मैं उन्हें किल कर सकता था। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा अजीब इंसिडेंट हुआ और वो इंसिडेंट ये था कि मुझे एक नोबल फैमिली के एक छोटे से लड़के ने हरा दिया। और इसी के साथ हम देते कि वो नोबल फैमिली का लड़का इन क्रीड से बोल रहा होता है, वॉरियर मैंने तुम्हें चैलेंज इसलिए किया था कि मैं अपनी स्किल्स को देखना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा वीक हो।
इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इनक्रेड को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा होता है मैंने बचपन से ट्रेनिंग की है और तब जाकर मैं खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना पाया हूं। लेकिन क्या सच में मेरे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है जो मुझे इस छोटे से लड़के ने हरा दिया? भले ये पर्सन एक नोबल फैमिली का लड़का है और इन्हें काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मेरी उस ट्रेनिंग का क्या जा? मैंने बचपन से ट्रेनिंग की है और तब जाकर मैं खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना पाया हूं। लेकिन क्या सच में मेरे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है जो मुझे इस छोटे से लड़के ने हरा दिया? भले ये पर्सन एक नोबल फैमिली का लड़का है और इन्हें काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मेरी उस ट्रेनिंग का क्या जो मैं बचपन से कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ एक ट्रैश हूं? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एनक दोबारा से अपने स्वर के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है अगर मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना है तो उसका एक ही तरीका है और वो ये है कि मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और इसी के साथ हम देखते कि इन क्रीड यहां पर इस दरख्त के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और ट्रेनिंग करते करते शाम हो जाती है, लेकिन इन क्रीड इस वक्त बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और वो यहां पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और यहां पे दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग करते करते सारी रात गुजर जाती है और अब सूरज निकल आया होता है, लेकिन इसी साथ इनक्रेड उस दरख्त को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या कभी एक ऐसा दिन आएगा जब मैं सिर्फ अपनी एक सड़के अटैक के साथ इस दरख्त को काट सकूंगा? हाँ, ऐसा दिन जरूर आएगा और उसके लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। और हम देते कि इनक्रीड दोबारा से अपनी सोड के साथ इस दरख्त के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो गुस्से की वजह से यहां पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ अनकट हमें बता रहा होता है मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था और मैं खुद को स्ट्रांग बनाना चाहता था और इसी तरह ट्रेनिंग करते हुए मुझे 3 साल गुजर गए, जिसके बाद मैंने वार के अंदर हिस्सा लिया और पता नहीं कैसे लेकिन मैं एक स्क्वाड का लीडर बन गया और मेरे अंडर में टोटल 5 पल्स है जो हमेशा मेरे ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हैं। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहां पर जब एन क्रीड अपने टेंट में से बाहर आ गया होता है तो बाहर एक पर्सन बैठा हुआ होता है जिसका नाम जैक्सन है और इसी के साथ एन क्रीड जैक्सन से बोरा होता है क्या तुम आज मेरी मॉर्निंग की ड्यूटी कर सकते हो? मुझे एक छोटा सा काम है। तो ये बात सुनकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है ठीक है मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अच्छा सा खाना खिलाना होगा। इसी के साथ जैक्सन चलता हुआ यहां से जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त यहां पर रम भी आ गया होता है जो कि बुरा होता है। जरा इस कैट को तो देखो, ये कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता है और अगर आज ये किसी की हेल्प कर भी रहा है तो उसके बदले में भी इसे कुछ चाहिए। लेकिन इसी के साथ इन क्रीड रम से बोलता है रम मैं तुम्हारी स्किल हार्ट ऑफ द बीस्ट को सीखना चाहता हूं, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे? और ये बात सुनकर रम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है स्क्वाड लीडर मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें इस स्किल को सिखाया था तो तुमने बहुत ही बुरे तरीके से गिव अप कर दिया था क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम इस स्किल को नहीं सीख सकते, लेकिन तुम उसे फिर से सीखना चाहते हो। जिसके बाद इन क्रीड हमें बता रहा होता है मैं एक सिंपल वॉरियर हूं जिसकी वजह से मेरे पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं है और ना ही मैं कोई नोबल फैमिली का मेंबर हूं जिसे बचपन से ही स्पेशल ट्रेनिंग दी गई हो। लेकिन वो पर्सन जो हमेशा मेरी गर्दन पर स्टैप करता है और मुझे किल कर देता है वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है और अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे स्ट्रांग बनना होगा और उसके लिए मुझे पावरफुल स्किल्स की जरूरत है। जिसके बाद हमें दोबारा से वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी सोल्जर्स दूसरे सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इसी के साथ हम यहां पर इन क्रीड को देखते हैं जो कि सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और इसी वक्त एक सोल्जर इन क्रीड के ऊपर अपने भाले के साथ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ इन क्रीड सच रहा होता है सबसे पहले मुझे इस भाली को डॉज करना है और इसी वक्त इन क्रीन बहुत आसानी से इस भाली को डॉज कर लेता है और वो अपनी शील्ड के साथ इस भाली को दूर फेंक देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है जिसके बाद सेकंड नंबर पर मुझे इस सोल्जर को सेव करना है और इसी के साथ हम देखते कि यहां पर एक सोल्जर फाइट कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त इसकी तरफ एक तीर आ रहा होता है जो कि उसे लगने वाला होता है, लेकिन एन क्रीड फौरन से इस सोल्जर के सामने आ जाता है और वो उसे इस तीर से बचा लेता है। लेकिन इस बाद एक और सोल्जर जंप करके इस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एन क्रीड बहुत तेजी के साथ मूव करता है और वो इस पर्सन की गर्दन को ही काट देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है अब सिर्फ लास्ट चीज रह गई है और वो है ये इसी के साथ हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि डेली अनक्रेड को किल करता है। वो इस वक्त एक पर्सन को किल कर रहा होता है और उस पर्सन को किल करने के बाद उस सोल्जर ने यहां पर अनक्रेड को देख लिया होता है, जिसके बाद वो चलता हुआ सीधा इन क्रीड की तरफ आ रहा होता है और इसी के साथ इन क्रीड सोच रहा होता है
ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और ये हमेशा मेरे ऊपर अपनी एक ही स्किल के साथ अटैक करता है, जो कि एक परफेक्ट टैपिंग टेक्निक है। और इसी के साथ हम एक प्रीवियस री दिखाई जाती है, जहां पर रम एन क्रीड से बोल रहा होता है, स्क्वायर लीडर तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है, क्या तुम जानते हो वो क्या है? और इस वक्त हम देखते रम बहुत ही तेजी के साथ एन क्रीड की गर्दन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। लेकिन इस अटैक की वजह से एन क्रीड काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो अपनी आइज को भी क्लोज कर लेता है। और ये देखकर रम बोर होता है, अरे जरा देखो तो हमारे लीडर तो कितने ज्यादा घबरा चुके हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने कभी भी ऐसा कुछ बैटलफील्ड पर किया तुम वहां पर फौरन मारे जाओगे। इसलिए तुम्हें एक ऐसा पर्सन बनना होगा जिससे अपनी मौत का बिल्कुल भी डर ना हो और वो सामने वाले सन को अपना उपने नहीं बल्कि अपना शिकार समझे, जिसे उसे आज मार कर खाना है। और यही मेरी स्किल हार्ट ऑफ दी बीस्ट है। आइए इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो सोल्जर इन क्रेड के ऊपर अटैक कर देता है और उसने ये अटैक सीधा इन क्रेड की गर्दन पर किया होता है। और इस अटैक को देखते हुए एंकर सोच रहा होता है, शायद रम ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपनी मौत से बहुत ही ज्यादा डरता हूं। आखिर मैं अपनी मौत से क्यों डर रहा हूं, जबकि मेरी मौत तो मुझे स्ट्रांग बनने में हेल्प कर रही है। और इसी वक्त हम देखते कि इनक्रेड ने फर्स्ट टाइम इस सोल्जर के अटैक को डॉज कर लिया होता है। इसी साथ इनग्रीड सोच रहा होता है, फाइनली आज मैंने फर्स्ट टाइम इस पर्सन के अटैक को डॉज कर लिया। और हम देखे कि इस चीज की वजह से वो सोल्जर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होता है। इसके साथ इनग्रीड सोच रहा होता है, मेरे पास यही मौका है, मुझे इस पर्सन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करना होगा और इसे यहीं पर खत्म करना होगा। इस वक्त इनक्रीड अपने सर के साथ इस पर्सन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वो सोल्जर अपने सर के साथ एक बार फिर से इनक्रीड की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है और उसने एक बार फिर से इनक्रीड को यहीं पर किल कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से इनक्रीड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाता है कि इनक्रीड दोबारा से उसी डायमेंशन के अंदर आ चुका होता है, जहां पर बोर्ड के ऊपर वो क्रिएचर बैठा हुआ होता है और इसी के साथ बोरा होता है। अभी तक तो तुम्हें यह बात समझ आ गई होगी कि तुम सिर्फ यूजलेस पर्सन हो और तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। चलो अब गिव अप कर दो और अपनी साउल को मुझे दे दो। लेकिन इसी के साथ हमें एनकड को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल खामोश होता है। लेकिन इसी के साथ एनकड यहां पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वह बोरा होता है, मुझे लगता है ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अब तो मुझे इस चीज में मजा आने लगा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर दोबारा से इनक्रीड खड़ा हो गया होता है और इसी के साथ रम, जो कि अपने शूज पहन रहा होता है, वो बोलता है, स्क्वायर लीडर आता तुम बहुत जल्दी खड़े हो गए, क्या आज कोई स्पेशल डे है? लेकिन इसी के साथ इनक्रीड सोच रहा होता है, मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूं कि डे बाय डे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अगर मैं उस पर्सन के अटैक को डॉज कर सकता हूं तो मैं उसे किल भी कर सकता। जिसके बाद हमें दोबारा से वॉर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी सोल्जर्स फाइट कर रहे होते हैं। आइए इसी के साथ हम इनक्रीड को देखते हैं, जो कि बहुत ही स्पीड के साथ इस अटैक को टॉच कर लेता है। आइए इसी के साथ वो सोच रहा होता है, इससे पहले कि मेरे ऊपर दोबारा अटैक करे मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि इनक्रीड वो सोल्जर के ऊपर अटैक कर पाता, वो सोल्जर एक बार फिर से इनक्रेड की गर्दन को काट देता है और इस चीज की वजह से इनक्रेड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, ये कमीना बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इसी के साथ इनक्रेड दोबारा से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इसी के साथ उसकी गर्दन में से एक लॉक भी जमीन पर गिर जाता है और इस लॉकेट को देखते हुए इनकट सोचना होता है, मुझे याद आया, ये लॉकेट तो मैंने उस टाइम हासिल किया था जब मशीनरी था। इसी के साथ एनक हमें बताता है, जब मैं एक मशीनरी था तो मुझे एक विलेज की तरफ से एक मिशन दिया गया था और वो मिशन ये था कि बहुत ज्यादा वल्फ अक्सर उनके विलेज में आकर काफी ज्यादा लोगों के ऊपर अटैक कर दिया करते थे। इसलिए मैंने वहां पर जाकर उन सभी वॉल्स को मार दिया और शायद मैंने ये मिशन इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूं। लेकिन उस विलेज के पीपल्स बहुत ही ज्यादा गरीब थे और वो प्राइस मनी जो उन्होंने रिवॉर्ड के तौर पर रखी थी वो मुझे वो भी नहीं दे पाए। लेकिन उस प्राइज मनी के बदले में वहां के चीफ ने मुझे ये लॉकेट दिया था और उसने बोला था कि ये लॉकेट फ्यूचर में मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और शायद ये मेरी पूरी लाइफ को ही चेंज कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लॉकेट के अंदर कोई स्पेशल पावर है जिसकी वजह से मेरा ये डे हर बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो सोल्जर जो कि अभी यहीं पर मौजूद होता है, वो चलते हुए इनक्रीड के पास आ गया होता है और इसी के साथ वो बोर होता है, वॉरियर मुझे लगता है तुम इस वक्त काफी ज्यादा पेन में हो, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूं। और ये बात सुनकर इनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है
और वो सोच रहा होता है आखिर हेल्प से इस पर्सन का क्या मतलब है। लेकिन हम देखते वो पर सन अपनी सर के साथ इन क्रीड के ऊपर एक बार फिर से स्टैप करने वाला होता है, और इसी के साथ वो यहां पर काफी ज्यादा स्माइल। ये देखकर एन क्रीड को समझ आ गई होती है कि ये पर्सन एक साइको है, और इसी वक्त वो सोल्जर अपने स्वॉर्ड को एक बार फिर से एन क्रीड की गर्दन में स्टैब कर देता है, जिससे एन क्रीड की एक बार फिर से डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर एन क्रीड रम से बोल रहा होता है, ओए रम, मैंने तुम्हारे जूते के अंदर एक कीड़ा डाला है, जरा संभल कर। और ये बात सुनकर रम काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और चिल्लाकर बोलता है, क्या? और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। आखिर तुमने ये अजीब हरकतें करना कब से स्टार्ट कर दी? लेकिन इसी वक्त एन क्रीड उस कीड़े को मार देता है, और इसी के साथ वो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हारी स्किल हार्ट ऑफ द बीस्ट सीखनी है। और ये बात सुनकर रम काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके साथ ही हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर रम ने अपने कुल्हाड़ के साथ इन क्रीड के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक किया होता है, लेकिन एन क्रीड बहुत ही तेजी से इन अटैक्स को डॉज कर लेता है। ये देखकर रम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और इसी के साथ वो बोलता है, स्क्वाड लीडर, आज काफी ज्यादा अच्छी बिहेव कर रहे हो। क्या तुम जानते हो तुमने मेरे एक स्ट्रांग अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लिया? और मैं इससे भी ज्यादा हैरान तो इसलिए हूं कि आखिर तुमने हार्ट ऑफ दी बीस्ट को इतनी आसानी से मास्टर कैसे कर लिया, जबकि मैंने तो तुम्हें इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें ही बताई है। ये बात सुनकर इन क्रीड सोच रहा होता है, बेवकूफ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी तक बहुत बार मर चुका हूं और मैं डेली तुमसे हार्ट ऑफ दी बीस्ट की ट्रेनिंग ले रहा हूं। लेकिन इसी के साथ एन क्रीड बोल रहा होता है, क्या तुम भूल गए हो जब लास्ट टाइम मैंने हार्ट ऑफ दी बीस्ट के ऊपर गिव अप कर दिया था? उस वक्त मैंने इस स्किल के बारे में काफी कुछ लर्न कर लिया था, शायद इसलिए मुझे इसे यूज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। इसी वक्त एन क्रीड ने अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है, और इसी के साथ वो बोलता है, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, चलो आ जाओ, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूं। ये बात सुनकर रम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है, और वो कह रहा होता है, ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। और इसी के साथ रम एन क्रीड के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ एन क्रीड हमें बता रहा होता है, मैंने भले ही हार्ट ऑफ द बीस्ट स्किल को मास्टर कर लिया है, लेकिन इससे सिर्फ मेरा हार्ट ही स्ट्रोंग हुआ है। लेकिन अगर मुझे उस सोल्जर को हराना है तो इसके लिए मुझे अपनी अटैकिंग स्किल्स को बेहतर बनाना होगा, और ये तभी हो सकता है जब मैं रम को हरा दूंगा। तभी रम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, आखिर हुआ क्या है? तुम यहां पर मेरे तमाम अटैक्स को सिर्फ डॉज ही कर रहे हो, क्या तुम मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करने वाले? और इसी वक्त वो एन क्रीड के ऊपर एक और अटैक करता है, जिसे एन क्रीड ने डॉज कर लिया होता है, लेकिन उसके फेस के ऊपर एक छोटा सा कट लग जाता है। एन क्रीड सोच रहा होता है, मैंने बचपन से अभी तक कोई भी प्रॉपर स्किल नहीं सीखी है, क्योंकि मर्सनरी ग्रुप में हमें ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। लेकिन इन कुछ दिनों में मैंने एक टेक्निक को बहुत ही बार देखा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। इसी के साथ रम हंसते हुए बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, आखिर कर क्या रहे हो? क्या तुम सच में मेरे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करने वाले? लेकिन इसी वक्त एन क्रीड अटैकिंग की पोजीशन में आ जाता है, और वो यहां पर उस सोल्जर की स्टैबिंग टेक्निक को यूज करके रम के ऊपर अटैक करता है। इस चीज की वजह से रम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन रम ने इस अटैक को बहुत आसानी के साथ ब्लॉक कर लिया होता है, और वो एन क्रीड की स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उस सोल्जर की टेक्निक को मास्टर कर लिया है, क्योंकि इस टेक्निक की वजह से मैं अभी तक बहुत बार मर चुका हूं, इसलिए मुझे लगा कि मैं इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं गलत था? मुझे लगता है शायद मैंने इस टेक्निक को सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इसी के साथ रम बोलता है, स्क्वाड लीडर, क्या तुम जानते हो तुमने अभी यहां पर क्या गलती की है? तो ये बात सुनकर इन क्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो रम बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, तुमने मेरे ऊपर एक स्टैबिंग टेक्निक के साथ अटैक किया था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम खुद ही इस बारे में श्योर नहीं हो कि तुम्हारा ये अटैक काम करने वाला भी है या नहीं। रम आगे कहता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तुम्हें हमेशा अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे तुम्हारी टेक्निक्स में कितनी ही मिस्टेक क्यों ना हो। तुम्हें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम जिस भी अटैक को परफॉर्म कर रहे हो वो अटैक बिल्कुल परफेक्ट है, और इस अटैक से कोई भी नहीं बच सकता। ये बात सुनकर इन क्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है, शायद रम यहां पर बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब मैं इस अटैक को कर रहा था तब मैं खुद श्योर नहीं था कि ये अटैक काम भी करेगा या नहीं, लेकिन अगर मुझे इस टेक्निक को सही से परफॉर्म करना है तो मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है,
जहां पर इन क्रीड उस सोल्जर के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन वो सोल्जर इन क्रीड की गर्दन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से इन क्रीड जमीन पर गिर जाता है। इसी के साथ वो सोल्जर बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा पेन में हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। और इसी वक्त वो एक बार फिर से इन क्रीड की गर्दन में अटैक करके उसे किल कर देता है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि इन क्रीड फिर से रम के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसका ये अटैक फिर से काम नहीं किया होता। एन क्रीड हमें बता रहा होता है, मैं उस सोल्जर के साथ डेली फाइट करता हूं और वो मुझे डेली किल कर देता है, जिसके बाद मैं मॉर्निंग के टाइम में रम के साथ प्रैक्टिस करता हूं ताकि मैं अपनी इस स्टैबिंग टेक्निक को बिल्कुल परफेक्ट कर सकूं। लेकिन वो कमीना सोल्जर, वो हमेशा ही मुझे किल कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सोल्जर एक बार फिर से एन क्रीड को मार देता है, लेकिन इस चीज की वजह से एन क्रीड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस कमीने को जरूर मारूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो रम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। रम ने भी इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपना अटैक किया होता है, लेकिन रम इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो काफी ज्यादा पीछे हो जाता है क्योंकि एन क्रेड ने यहां पर इस टेक्निक को सही तरीके से परफॉर्म किया होता है। आइए सा रम बोर होता है, स्क्वायर लीडर आखिर तुमने ये टेक्निक कब मास्टर की? ये टेक्निक तो काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर मैंने इसे टाइम पर ब्लॉक करने की कोशिश नहीं की होती तो तुम तो मुझे मार ही डालते। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुमने यहां पर भी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक ये है कि तुमने अपनी सोर्ड को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ पकड़ा हुआ है। अगर तुम इस तरीके से अपनी इस टेक्निक को यूज करोगे तो इससे तो तुम्हारा खुद का हाथ ही इंजर हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अपनी ग्रिप को थोड़ा सा ढीला करना होगा और फिर तुम अपनी इस टेक्निक को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यूज कर सकते हो। आइए इसी के साथ हम देखते कि इन क्रीड यहां पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, तो फाइनली मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर ही लिया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर एन क्रीड और वो सोल्जर दोनों ही एक साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और एन क्रेड ने यहां पर इसी स्टेपिंग टेक्निक को यूज किया होता है। लेकिन हम देखते हैं सोल्जर ने अपने सर के ऊपर एक हेलमेट पहना हुआ था, तो उस हेलमेट की वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस सोल्जर ने अपने सर को एन क्रीड की गर्दन में एक बार फिर से स्टैब कर दिया होता है, जिससे एन क्रीड काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसी वक्त वो सोल्जर एन क्रीड को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर अपने पैर को रख देता है और इसी के साथ हम देख पाते हैं वो यहां पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और इसी के साथ वो एन क्रीड से बोलता है, आखिर ये था क्या? तुम्हारे इस अटैक ने तो मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। शायद मेरा लक अच्छा था जो मैं तुम्हारी इस अटैक से बच गया, वरना तुम तो मुझे मार ही डालते। इसी के साथ वो अपने स्वर्ड के साथ एन ग्रेड को मारने वाला होता है, लेकिन इसी साथ एन क्रेड बोलता है, आज सच में तुम्हारा लक अच्छा था जो तुम बच गए, लेकिन कल मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये बात सुनकर वो पर्सन स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ वो एन कड़ को किल करते हुए बोलता है, शायद तुम कोई बेवकूफ हो क्योंकि तुम मरने के बाद मुझसे बद लेने के लिए नहीं आ पाओगी। और वो अपनी स्वर्ड से स्टैब करके एंक रीड को यहीं पर किल कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर उस कीड़े को एन क्रीड ने मार दिया होता है और ये देखकर रम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है, स्क्वायर लीडर आखिर तुम्हें कैसे पता कि मेरे शूज के अंदर ये कीड़ा था? तो एन क्रीड बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मैंने इसे तुम्हारे शूज के अंदर जाते हुए देखा था। तो रम बोल रहा होता है, तुम्हारा थैंक्स, तुमने अच्छा किया, तुमने इसे मार दिया, मुझे ये कीड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इसी वक्त एन क्रीड उससे बोलता है, मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, जाओ और जाकर आज मेरी जगह पर ड्यूटी दो। तो ये वह सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, पहले जब भी इसे मुझसे कोई काम करवाना होता था तो ये मेरी रिक्वेस्ट करता था, लेकिन आज तो इसने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर दिया है, ये बंदा आज थोड़ा अलग क्यों लग रहा है। जिसके बाद हमें एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वर्कआउट कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त इन किड इस पर्सन से बोलता है, ओए बड़ी आंखों वाले, जरा मेरी बात सुनो। तो ये बात सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरा नाम केस है, लेकिन आप मुझे ये बढ़िया आंख वाला क्यों बोलते हो? प्लीज आप मुझे इस नाम से ना बुलाया करो, ये काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो ये सुनकर इन क्रीड बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मुझे एक आर्मरर और एक डैगर चाहिए, जाओ और जाकर मेरे लिए इन्हें बाय कर लाओ, मैं इनके पैसे तुम्हें बाद में दे दूं। तो ये बात सुनकर किस पूरा होता है, स्क्वायर लीडर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इन चीजों को लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम इनका इंटरेस्ट मुझे टाइम पर पे करोगी। और इसी के साथ यहां पर रम भी आ गया होता है जो कि बुरा होता है, हे क्रिस तुम्हें नहीं लगता कि आज स्क्वायर लीडर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है? लेकिन इसी के साथ हमें यहां पर जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है, वाओ क्या बात है, मुझे तो लगा था तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता, लेकिन तुम तो अपने दिमाग से भी सोचते हो। तो ये मैं सुनकर रम बोरा होता है,
तो अपनी बकवास बंद ही कर, वरना किसी दिन मैं अपनी कुल्हाड़ी से तेरी इन जुल्फों को काट दूंगा। इसी के साथ हम देखते कि यहां पर एक और मेंबर आ गया होता है जो कि एन क्रीड के लिए प्रे कर रहा होता है, और वो बोरा होता है। हमारे स्क्वाड के लीडर बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। मैं प्रे करता हूं उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि यहां पर एक और पर्सन आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है, अरे दोस्तों, ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एन क्रीड का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। आइए, इस एन गट सोच रहा होता है, ये डे जब तक रिपीट होता रहेगा जब तक मैं उस बस्टर्ड को नहीं हरा देता, क्योंकि वो पर्सन एक वॉल है जिससे मुझे किसी भी कीमत पर क्रॉस करना है। इस वक्त हम देखते कि इंग्रीड अपनी सर्ड के साथ उस ट्री के ऊपर अटैक करता है, और इसी के साथ वो यहां पर अपनी स्टेपिंग टेक्निक को यूज करके दरख्त पर अटैक करता है, और हमें दिखाया जाता है कि इंक्रीड ने बहुत ही आसानी से उस दरख्त को दो टुकड़ों में फाड़ दिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर वॉर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा बाजे बजाए जा रहे होते हैं। आइए, इसी के साथ हम एन क्रीड को देखते हैं जो कि आज अपनी फाइट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो रहा होता है, और वो यहां पर आर्मरर पहन रहा होता है। और इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज मैं उसको मार करूं। और इसी साथ हमें यहां पर एन क्रीड के टीम के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि फाइट के लिए रेडी हो गए होते हैं, और वो एन क्रीड के साथ चलते हुए यहां से जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट वर का सीन दिखाया जाता है जहां सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और इसी के साथ हमें एनक को दिखाया जाता है जो कि यहां पर लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैं जब भी यहां पर फाइट करता हूं तो कुछ चीजें बार बार मेरे साथ हो रही है जो मैंने परफेक्टली तरीके से याद कर लिया है, और अब मैं इन्हें दोबारा अपने साथ नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन अपने डंडे के साथ एनेट के सर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त एन क्रीड अपनी स्वर्ड के साथ इस पर्सन की गर्दन को काट देता है। और इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, लास्ट टाइम एक पर्सन ने मेरे पैर में स्टैब कर दिया था। और इसी के साथ हम देखते कि एक पर्सन एन किड के पैर में स्टैब करता है, लेकिन क्योंकि उसने अपने पैर के ऊपर भी एक आर्मर पहना हुआ होता है तो उसका पैर इंजर्ड नहीं होता, और एन क्रीड अपने शील्ड के साथ अटैक करके उस पर्सन को भी मार डालता है। एक पर्सन कुल्हाड़ी को फेंककर एन क्रीड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एन क्रीड इस अटैक को डॉज कर लेता है, और वो अपने स्मॉल डागर को थ्रो करके इस पर्सन को भी किल कर देता है। इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है कि इस आर्मर और डागर को मैंने इसीलिए बाय किया था, और अब सबसे लास्ट चीज रह गई है ये शील्ड, जिसका यूज मुझे उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एन क्रीड फौरन से जाकर उस पर्सन को उस तीर से प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद वो पर्सन जो कि इनके ऊपर पीछे से अटैक करने वाला था, एन क्रीड फौरन से उसकी गर्दन को काट देता है। इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है कि मैंने अपने रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को खत्म कर दिया है, अब सिर्फ एक चीज रह गई है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस सोल्जर ने इन क्रीड को देख लिया होता है, और अब वो फौरन से इन क्रीड की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है। ऐसे वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन एन क्रीड के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन एन क्रीड अपने शील्ड के साथ खुद को प्रोटेक्ट करता है। वो बहुत ही तेजी से उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो पर्सन एन क्रीड पर फिर से अटैक करता है, जिसे एन क्रीड अपने स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक कर लेता है। इसी के साथ वो सोल्जर सोच रहा होता है, मुझे लगा था मैं इस पर्सन को अपने एक ही अटैक में मार डालूंगा क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल वॉरियर है, लेकिन इसने मेरे दो अटैक्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लिया। ये कोई नॉर्मल वॉरियर तो नहीं हो सकता। इसी वक्त एन क्रीड उस पर्सन की ठुड्डी में बहुत ही जोर से अपना सर मारता है और जंप लगाकर उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन उस सोल्जर ने इस अटैक को देख लिया होता है और वो बहुत ही तेजी से एन क्रीड की गर्दन पर अटैक करता है, जिसे एन क्रीड भी बहुत ही तेजी से डॉज कर लेता है। लेकिन इसी के साथ वो सोल्जर एक बार फिर से एन क्रीड के ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी स्टैबिंग टेक्निक को यूज करता है, और एन क्रीड भी यहां पर अपनी स्टैबिंग गट टेक्निक को यूज करता है। हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की स्वॉर्ड्स आपस में टकराती है, लेकिन एन क्रीड की स्वॉर्ड ने उस सोल्जर की स्वॉर्ड को तोड़ दिया होता है। इसी वक्त हमें यहां पर एक आर्चर को दिखाया जाता है जो कि अपने तीर से एन क्रीड के ऊपर अटैक कर देता है, और वो सोल्जर अपने स्वॉर्ड के टूट जाने की वजह से काफी ज्यादा शॉक में होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी स्टैबिंग टेक्निक फेल कैसे हो गई। एन क्रीड एक बार फिर से इस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो तीर बहुत ही तेजी से आकर इन क्रीड को लगने वाला होता है। तभी एक कुल्हाड़ी इस तीर को काट देती है। एन क्रीड ने फाइनली अपनी स्वॉर्ड को उस पर्सन की गर्दन में स्टैब कर दिया होता है। ये कुल्हाड़ी किसी और ने नहीं बल्कि रैम ने फेंकी होती है, और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, इस साले आर्चर ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है।
बस एक बार ये मेरे हाथ आ जाए, मैं अपनी कुल्हाड़ी के साथ इसके सर को काट दूंगा। वो सोल्जर जो कि जमीन पर गिर चुका होता है, उसके पास ही इन क्रीड मौजूद होता है, जो इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है। वो सोल्जर की तरफ देखता है, जो कि कराहते हुए इन क्रीड की तरफ देख रहा होता है। एन क्रीड अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लेता है और उसी सोल्जर का डायलॉग बोलता है, मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा पेन में हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। इसी के साथ इन क्रीड उस पर्सन की गर्दन को काट देता है और स्माइल करते हुए सोचता है कि फाइनली मैंने आज इस वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी किसी ने इन क्रीड के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। इस अटैक की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो बहुत ही जोर से चीख मारता है। इस चीख को जैक्सन और रैम दोनों सुन लेते हैं और रैम चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे स्क्वाड लीडर से पीछे हो जा वरना मैं तुझे मार डालूंगा। दिखाया जाता है कि जिसने एन क्रीड पर अटैक किया होता है वो असलियत में कोई इंसान नहीं बल्कि एक म्यूट फ्रॉग है, जो कि वॉर सोल्जर्स का ही एक हिस्सा है। वो फ्रॉग सोल्जर की बॉडी को देखते हुए बोलता है, ये सोल्जर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल वॉरियर ने इसे हरा दिया। अगर तुम इसे हरा सकते हो, इसका मतलब है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्किल हो और मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। वो फ्रॉग एन क्रीड पर अटैक करने के इंसान नहीं बल्कि एक म्यूट फ्रॉग है, जो कि वॉर सोल्जर्स का ही एक हिस्सा है। वो फ्रॉग सोल्जर की बॉडी को देखते हुए बोलता है, ये सोल्जर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल वॉरियर ने इसे हरा दिया। अगर तुम इसे हरा सकते हो, इसका मतलब है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्किल हो और मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। वो फ्रॉग एन क्रीड पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी वहां रैम आ जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो फ्रॉग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फ्रॉग भी उसे ब्लॉक कर लेता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसी वक्त एक सोल्जर अपने भाले के साथ एन क्रीड को मारने वाला होता है, लेकिन जैक्सन आकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर्सन की गर्दन काट देता है। रैम और वो फ्रॉग दोनों पीछे हटते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। रैम बोलता है, अगर तुम्हें मेरे स्क्वाड लीडर को मारना है तो उसके लिए तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। तुम जैसे फ्रॉग्स के साथ मैं पहले भी निपट चुका हूं। तभी वो फ्रॉग बोलता है, तुमने कहा कि वो पर्सन तुम्हारा स्क्वाड लीडर है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है जबकि जबकि तुम तो उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन इसी के साथ वो फ्रॉग रैम को देखते हुए सोच रहा होता है, इस पर्सन की बॉडी में से इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है और मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस पर्सन से फाइट की तो मेरा मरना कंफर्म है। इस पर्सन से लड़ना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, मुझे यहां से निकलना चाहिए। और इसी के साथ वो फ्रॉग यहां से जा रहा होता है और ये देखकर रैम बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था ये मेरे साथ फाइट करेगा, लेकिन ये तो एक डरपोक निकला। जिसके बाद हमें जैक्सन को दिखाया जाता है, जो कि एन क्रीड को उठाकर यहां से भाग रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उसके ऊपर एक सोल्जर अटैक करता है। तभी वहां रैम आ गया होता है, जो कि उस पर्सन की गर्दन को काट देता है। इसी वक्त एक और सोल्जर अपने स्वॉर्ड के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस जगह पर इनके स्क्वाड का थर्ड मेंबर आ गया होता है, जो कि बहुत आसानी से अपने हाथों से ही उस पर्सन को जमीन पर पटक देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इनके स्क्वाड का फोर्थ मेंबर भी आ गया होता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड के एक ही अटैक के साथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स को टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद ये सभी मेंबर्स इन क्रीड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास हो चुके होते हैं। आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो इस जगह से भागना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब शाम भी हो चुकी होती है। इसी के साथ हम एन क्रीड को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, तो फाइनली आज ये डे खत्म हो ही गया, और इसी के साथ वो यहां पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां फिर से इन क्रीड की आंख खुलती है। उसके सामने वही क्रिएचर मौजूद होता है और वो बोल रहा होता है, आज तुमने अपनी पहली वॉल को तोड़ दिया है, लेकिन ये याद रखना तुम्हारी जो नेक्स्ट वॉल होगी वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी गिव अप कर सकते हो और अपनी सोल मुझे दे सकते हो। लेकिन एन क्रीड यहां पर खड़ा हो गया होता है और बोलता है, तुम्हें लगता है कि इन वॉल्स की वजह से मैं एक दिन गिव अप कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी होगा, क्योंकि ये वॉल्स मुझे दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना रही है और अब मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इन क्रीड को होश आ गया होता है और वो देखता है कि वो इस वक्त फ्री रूम के अंदर मौजूद है। वो बोल रहा होता है, आखिर मैं यहां पर कब से हूं। तभी कोई पर्सन उससे बोलता है, तुम यहां पर 2 दिनों से मौजूद हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर गए लेकिन तुम बच गए हो। और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि रैम होता है, जो कि अपने कान खुजा रहा होता है। वो बोल रहा होता है,
क्या तुम जानते हो बैटलफील्ड पर जिस चीज ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो एक फ्रॉग था, और फ्रॉग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर मैं वहां पर नहीं आता तो फ्रॉग तुम्हें मार चुका होता। ये बात सुनकर एन क्रीड सोच रहा होता है, मैंने बहुत मुश्किल से उस वॉरियर को हराया था। मैं शायद सच में लकी था जो वहां पर रैम आ गया, वरना मेरा फिर से मरना तो कंफर्म था। रैम बोल रहा होता है, आखिर हुआ क्या है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है और तुम्हें मैं याद ही नहीं हूं? याद करो, मैं रैम, तुम्हारा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड। ये बात सुनकर इन क्रीड बोल रहा होता है, ओह वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे फ्रेंड हो। आखिर तुम्हारे जैसा नोबल हंटर मेरा फ्रेंड कब बन गया? बात सुनकर रैम ने फौरन से इन क्रीड के मुंह को बंद कर दिया होता है और वो बोल रहा होता है, ओ इडियट, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? यहां पर और भी लोग मौजूद हैं। मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बताया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे सभी लोगों के सामने बोलते रहो। यह सुनकर इन क्रीड बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा दोबारा नहीं कहूंगा। लेकिन तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमने तो बोला था तुम मेरे फ्रेंड हो, और फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं करते। अगले सीन में इस जगह पर क्रिस आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, जो मैंने आपको सामान दिया था उनके बदले में आपको मुझे 3 गुना पे करना होगा। आपको तो पता ही होगा कि इस जगह पर पैसे सेव करके रखना कितना ज्यादा मुश्किल है। एन क्रीड सोच रहा होता है, मुझे लगा था इसे मेरी परवाह है इसलिए यहां आया है, लेकिन इसे तो बस मुझसे अपने पैसे वापस चाहिए। एन क्रीड बोलता है, ओए क्रिस, क्या तुम बस यहां इसलिए आए थे? मुझे लगता है अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, दूसरे मेंबर्स तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। यह सुनकर क्रिस हंसते हुए बोलता है, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, मैं वहां पर जा रहा हूं, लेकिन हाँ आप याद रखना, आपको मेरे पैसे मुझे टाइम पर वापस करने हैं। शाम को इस जगह पर जैक्सन भी आ गया होता है। जैक्सन को देखकर इन क्रीड बोल रहा होता है, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे अपना कोई पुराना उधार मांगने आए हो? लेकिन इस वक्त जैक्सन एन क्रीड को एक चीज देता है और बोलता है, मुझसे ये मत पूछना कि मुझे ये कहां से मिली, बस इसे अपने जख्मों के ऊपर लगा लो, इससे तुम्हारे जख्म बहुत ही जल्दी हील हो जाएंगे। इसके बाद जैक्सन उस जगह से चला जाता है। एन क्रीड देखता है कि वो चीज जो कि जैक्सन ने उसे दी है वो असलियत में जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई हुई कोई दवाई है। इसे देखकर एन क्रीड सोच रहा होता है, जहां तक मुझे याद है जैक्सन कभी भी अपनी चीजों को किसी को भी ये इतना ज्यादा काइंड हार्टेड क्यों हो रहा है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि इस जगह पर इनके स्क्वाड का 4th मेंबर भी आ गया होता है, जिसका नाम ओडेन है, और वो यहां पर काफी ज्यादा रोते हुए इन क्रीड के लिए प्रे कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, मुझे लगता है आपकी आत्मा पर कोई बहुत ही बड़ा बोझ है, इसलिए आप हमेशा किसी ना किसी परेशानी में पड़ते रहते हो। मैं प्रे करता हूं कि आपकी आत्मा के ऊपर से ये सारा बोझ खत्म हो जाए। तो ये बात सुनकर एन क्रीड बोल रहा होता है, भाई मैं मरा नहीं हूं, और मुझे लगता है अगर मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूं तो मेरी आत्मा के ऊपर से सारा बोझ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर एन क्रीड अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, आज मेरे स्क्वाड के सभी मेंबर्स बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को मेरी परवाह हो रही है? लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर इनके स्क्वाड का 5th मेंबर भी आ गया होता है, जो कि एप्पल खा रहा होता है। इसी के साथ वो एन क्रीड को देखते हुए बोल रहा होता है, ओ स्क्वाड लीडर, आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुम यहां पर एडमिट थे क्या? दोस्तों, इस पर्सन का नाम रंगना है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है। इसके बाद रंगना यहां से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था और तभी मेरी तुम्हारे ऊपर नजर पड़ी। अच्छा तो मैं यहां से चलता हूं, तुम आराम से सो जाओ। इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रंगना को मेरी फिक्र हो, ये जरूर यहां पर गलती से ही आया होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हम एक पेशेंट को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, आखिर ये लोग कब आएंगे? मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। क्या इन्हें नहीं लगता कि इन्हें अपने पेशेंट को टाइम से खाना देना चाहिए? और इसी के साथ इस पर्सन को देखकर इन क्रीड सोच रहा होता है, मेरी तरह ये पर्सन भी एक स्क्वाड का लीडर है, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और ये सभी पीपल्स को हर वक्त अपनी शिकायतें ही करता रहता है। जिसके बाद एन क्रीड एक और पेशेंट को देखते हुए सोच रहा होता है, यहाँ पे ये जो पेशेंट मौजूद है ये देखने में तो किसी नोबल फैमिली का मेंबर लगता है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तभी इन्हें किसी के पैरों की आवाज आती है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक लड़की आ गई होती है, जिसे देखकर इन क्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये लड़की असलियत में एक फेरी है। हमें इस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है
जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। इसके बाद वो बोलती है, स्क्वाड नंबर 444 का स्क्वाड लीडर कौन है? तो ये बात सुन क्रीड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन यहां पर कोई भी पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी यहां पर जो एरोगेंट पेशेंट होता है वो बोलता है, आखिर ये लड़की है कौन? क्या ये एक फेरी है? लेकिन इसी वक्त वो लड़की बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस ग्रुप से हो? तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसे अपनी स्क्वाड और अपनी कंपनी के बारे में बता देता है। ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है, क्या इस जगह पर आने से पहले तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि जब भी तुम अपने सुपीरियर से मिलो तो उन्हें रिस्पेक्ट शो करो, ना कि उनकी रेस के बारे में पता करो? तो ये बात सुनकर वो पर्सन इस फेरी से अपोलोजाइज कर रहा होता है और इसी के साथ क्रीड सोच रहा होता है, मैंने इस लड़की के बारे में सुना हुआ था और आज मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखा है और जहां तक मुझे पता है ये पर्सन मेरी कंपनी की कमांडर है। इसके बाद क्रीड उस लड़की को बताता है, मेरा नाम क्रीड है और स्क्वाड का लीडर मैं हूं, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वो फेरी बोल रही होती है, मुझे दूसरे स्क्वाड के लीडर्स ने बताया कि तुम्हारी स्क्वाड के जो मेंबर्स हैं उन्हें हैंडल करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तुमने उन्हें काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है और मैं चाहती हूं कि तुम आगे भी हमारे साथ इसी तरह कंट्रीब्यूट करते रहो। जिसके बाद फेरी वहां से जा रही होती है और ये देखकर क्रीड सोच रहा होता है, इसने यहां पर मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछा और क्या ये यहां पर बस मुझे इतना ही बोलने के लिए आई थी? कुछ तो अजीब है। लेकिन इसी वक्त वो लड़की यहीं पर रुक जाती है और इसी वक्त वो नोबल फैमिली के लड़के से बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बात सुनकर वो लड़का थोड़ा सा परेशान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, मेरा नाम क्रैंग है। इस पर्सन का नाम सुनकर क्रीड सोच रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन ने ये नाम सिर्फ अभी सोचा है और ये इसका रियल नेम नहीं है। वो फेरी भी उस पर्सन को ही देख रही होती है, लेकिन इसी के साथ वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रात का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें क्रीड को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है, जैक्सन की मेडिसिन यूज करने की वजह से मेरी काफी ज्यादा पेन खत्म हो गई है और मुझे लगता है कि अब मैं अपनी ट्रेनिंग को भी स्टार्ट कर सकता हूं। जिसके बाद क्रीड अपने कपड़ों को पहन लेता है, लेकिन इसी के साथ वो एरोगेंट पेशेंट बोल रहा होता है, ओ बेवकूफ, तुम इतनी रात को कहां पर जा रहे हो? तो क्रीड बोलता है, मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूं। वो एरोगेंट पर्सन बोल रहा होता है, तुम तो एक बेवकूफ हो, तुम सिर्फ एक लोएस्ट रैंक के सोल्जर हो और चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो तुम सारी उम्र एक लोएस्ट रैंक के सोल्जर ही रहोगे। लेकिन हम देखते हैं कि क्रैंग क्रीड को ही देख रहा होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर क्रीड अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर खड़ा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैंने लास्ट टाइम जब उस सोल्जर से फाइट की थी तो वहां पर मैंने अपनी स्टैबिंग टेक्निक को बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी मूवमेंट्स अभी भी बहुत ही ज्यादा स्लो है। अगर उस जगह पर रैम नहीं होता तो वो तीर मुझे लग जाता, जिसकी वजह से मेरी दोबारा डेथ हो जाती। इसलिए मुझे अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा फास्ट करना होगा। तभी कोई पर्सन बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो ये बात सुनकर क्रीड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही नोबल लड़का होता है और वो बोल रहा होता है, तुम अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर खड़े हो, क्या तुम कुछ सोच रहे हो? तो क्रीड बोल रहा होता है, मैं असलियत में अपनी लास्ट फाइट को याद कर रहा था और मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बात सुनकर क्रैंग बोल रहा होता है, तो इसका मतलब गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बात सुनकर क्रैंग बोलता है, तो इसका मतलब है कि तुम तो काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन तुम तो अभी इंजर हो ना, तो तुम्हें तो अभी जाकर आराम करना चाहिए, तो तुम ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हो? यह सुनकर क्रीड बोल रहा होता है, ट्रेनिंग से ही मैं खुद को स्ट्रांग बना सकता हूं और बैटलफील्ड पर सिर्फ एक स्ट्रांग पर्सन ही सर्वाइव कर सकता है। तो ये बात सुनकर क्रैंग बोलता है, इस तरह की बातें तो वो पर्सन कहते हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करना चाहते हैं। क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा सपना है? यह सुनकर क्रीड सोच रहा होता है, मेरा तो सिर्फ एक ही ड्रीम है जो कि नाइट बनना है, लेकिन जब भी मैं लोगों को इस बारे में बताता हूं तो लोग मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। लेकिन इसी के साथ क्रीड खुद को शांत करता है और अपनी स्वॉर्ड को आसमान में उठाकर बोलता है, हाँ कुछ है जो मैं अचीव करना चाहता हूं और वो ये है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बनना चाहता हूं और एक दिन मैं इस चीज को अचीव जरूर करूंगा। यह बात सुनकर क्रैंक काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और क्रैंक के रिएक्शंस को देखकर क्रीड बोलता है, यह फर्स्ट टाइम है जब मैंने देखा है कोई पर्सन मेरे इस सपने के बारे में सुनकर हंसा नहीं है। तो यह बात सुन क्रैंक बोल रहा होता है, मुझे लगता है अब मुझे यहां से चलना चाहिए, तुम अपनी ट्रेनिंग करते रहो। इसी के साथ वो यहां से चलते हुए जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो यहीं पर रुक जाता है और क्रैंक क्रीड से बोलता है, क्रीड इस चीज को याद रखना,
आज से हम दोनों दोस्त हैं, और जिस दिन तुम एक नाइट बन जाओगे अपने इस दोस्त को मत भूल जाना। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेंट के बाहर काफी ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं। एक पर्सन बोल रहा होता है, चलो सभी लोग जोर से बोलो, बैटलफील्ड का हीरो कौन है? तो सभी लोग सिप्रस नाम चिल्ला रहे होते हैं। इन लोगों की आवाज सुनकर टेंट के अंदर मौजूद इन क्रीड की भी आंख खुल गई होती है। इन क्रीड के साथ वाला पेशेंट बोल रहा होता है, इन बेवकूफों को और कोई भी काम नहीं है क्या? इन्हें पता नहीं है कि अंदर पेशेंट्स भी मौजूद है, और इन्हें इतना ज्यादा शोर नहीं कर ना चाहिए। शायद कुछ लोग होते ही बेवकूफ है। मैंने इन लोगों को पहले भी समझाया था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और ये अब फिर से शोर कर रहे हैं। इसके बाद एन क्रीड यहां पर वॉक कर रहा होता है, और यहीं पर जैक्सन भी मौजूद होता है, जो कि एन क्रीड से बोलता है, स्क्वाड लीडर अब आपकी इंजरी कैसी है? तो ये बात सुनकर एन क्रीड बोलता है, तुम्हारी मेडिसिन की वजह से मेरी हेल्थ बहुत ही जल्दी रिकवर हो गई है, तुम्हारा शुक्रिया। ये बात सुनकर जैक्सन बोलता है, अगर आपको मेरा शुक्रिया ही करना है तो आप जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाओ। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, और एन क्रीड हमें बता रहा होता है कि आज का मेरा सारा दिन बस ऐसे ही गुजर गया, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था। जिसके बाद हम क्रैंक को देखते हैं, जो कि एन क्रीड को गुड नाइट बोल रहा होता है, तो एन क्रीड भी उसे गुड नाइट बोल देता है। लेकिन वो दूसरा पेशेंट बोल रहा होता है, क्या तुम दोनों चुपचाप नहीं सो सकते? तुम लोग हर रात यही नौटंकी करते हो। इसके बाद इन क्रीड भी एक गहरी नींद में सो जाता है। अगले दिन फिर इन क्रीड की आंख खुलती है। टेंट के बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे होते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं, बैटलफील्ड का हीरो कौन है? और उसके साथ ही सिप्रस नाम चिल्ला रहे होते हैं। इन लोगों की आवाजें सुनकर इन क्रीड सोच रहा होता है, ये लोग तो कल भी यही शोर कर रहे थे, आखिर ये लोग आज दोबारा वही शोर क्यों कर रहे हैं? तभी एन क्रीड के साथ वाला पेशेंट चिल्लाकर बोल रहा होता है, क्या इन बेवकूफों को पता नहीं है कि अंदर कुछ पेशेंट भी मौजूद है और हमें शोर नहीं करना चाहिए? मैंने इन लोगों को इस बारे में कल भी बोला था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ये बात सुनकर एन क्रीड ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है, क्या ये मेरा कोई शक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, मुझे सबसे पहले इस चीज के बारे में पता करना होगा। और आज वो दोबारा उसी एरिया से जा रहा होता है जहां पर कल भी जैक्सन मौजूद था। इसी वक्त जैक्सन एन क्रीड से बोलता है, स्क्वाड लीडर अब आपकी इंजरी कैसी है? तो ये बात सुनकर एन क्रीड बोलता है, जैक्सन तुम्हारी मेडिसिन की वजह से मेरी हेल्थ बहुत ही जल्दी रिकवर हो रही है, तुम्हारा शुक्रिया। तो ये सुनकर जैक्सन बोलता है, अगर तुम्हें मेरा शुक्रिया ही करना है तो जल्दी ठीक होकर स्क्वाड में वापस आ जाओ। ये बात सुनकर एन क्रीड काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है, शिट, इसका मतलब यह है कि जब रात के वक्त में सो रहा था, किसी पर्सन ने मेरा मर्डर कर दिया था। इसी के साथ एन क्रीड को उस क्रिएचर की बात याद आती है जिसने इन क्रीड से बोला था, तुम्हारी आने वाली सभी वॉल्स पिछली वॉल से स्ट्रांग होंगी। इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, तो इसका मतलब है कि एक और वॉल क्रिएट हो चुकी है जिसे मुझे दोबारा से ब्रेक करना होगा। रात के वक्त एन क्रीड अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है, हमारे ये एरियाज बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन ये जानते हुए भी उस पर्सन ने रात के वक्त मेरा मर्डर किया है। आखिर इस पर्सन को ढूंढना कैसे मुमकिन होगा? शायद ये किसी प्रोफेशनल असैसिन का काम है। इसी वक्त एन क्रीड को कंपनी की कमांडर की याद आती है, और वो सोच रहा होता है, हमारी कंपनी की कमांडर वो एक फेरी है, और फेरीज की असैसिनेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे जिस पर्सन ने किल किया था वो और कोई नहीं बल्कि कंपनी की कमांडर है। अभी एन क्रीड इन चीजों को सोच ही रहा होता है, लेकिन इसी वक्त एनक्र को यहां पर कंपनी की कमांडर की याद आती है, और वो सोच रहा होता है, हमारी कंपनी की कमांडर वो एक फेरी है, और फेरीज की असैसिनेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे जिस पर्सन ने किल किया था वो और कोई नहीं बल्कि कंपनी की कमांडर है। लेकिन अभी एन क्रीड इन चीजों को सोच ही रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी गर्दन में एक नीडल घुसी हुई होती है, और इस चीज का एन क्रीड को भी पता लग गया होता है, और वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है। लेकिन इस वक्त उसकी गर्दन में बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है, और वो सोच रहा होता है, ये तो एक पॉइजनस नीडल है शायद, इसलिए कल रात को मुझे कुछ भी पता नहीं चला था, और उस एसासिन ने मुझे बहुत ही आसानी से किल कर दिया। इस वक्त एन क्रीड अपने बेड से गिर जाता है, और वो सोच रहा होता है, मुझे कुछ भी करके यहां पर इन दोनों को जगाना होगा। लेकिन इससे बाद एन क्रीड देखता है कि वो पेशेंट जिसका नाम एजनेस है, उसकी गर्दन पर भी पॉइजन नीडल लगी हुई होती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई होती है।
लेकिन इसी वक्त एन क्रीड देखता है कि एक एसन क्रैंक के सामने खड़ा होता है, और ये देखकर एन क्रीड सोच रहा होता है, शिट, इस पॉइस की वजह से मैं यहां पर बोल नहीं पा रहा हूं। लेकिन इसी वक्त देखते हैं कि वो एसन एक सर्ड निकालता है, और वो अपनी सर्ड को क्रैंक की चेस्ट में स्टैब कर देता है, जिससे क्रैंक की यहीं पर डेथ हो जाती है। और ये देखकर एनक्सा गुस्सा रहा होता है। लेकिन इसी बात कोई पर्सन अपनी सर्ड के साथ यहां पर टेंट के पर्दे को काट देता है, और ये देखकर एन क्रीड सोच रहा होता है, ये पर्सन कौन है, क्या ये भी इनका साथी है। लेकिन इसी वक्त एन क्रीड इस पर्सन की शक्ल को देख लेता है, और इसे देखकर एन क्रीड सोच रहा होता है, तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था, ये और कोई नहीं बल्कि हमारी कंपनी की कमांडर ही है। इसके बाद हमें दोबारा नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है। इसके साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, वो एसन ज्यादा फास्ट था, और मुझे पता भी नहीं लगा कि उसने मेरी गर्दन में उस नेटल को कब खुबा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि हमारी कंपनी का हाथ है, और अगर मैं उसके खिलाफ गया तो वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देगी। आज मैं सच में बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा हूं, और ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम उस मैन के सामने महसूस किया था। और मैं वहां पर सिर्फ एक चीज कर सकता था, जो कि थी स्ट्रगल। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे कोई ऐसा रास्ता तलाश करना होगा कि मैं उस एसन और इस कमांडर दोनों से एक साथ लड़ सकूं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर एन क्रीड अपने डेंट को चेक कर रहा होता है, और इसी के साथ वो एरोगेंट पेशेंट बोल रहा होता है, और बेवकूफ, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, आखिर तुम कर क्या रहे हो, कहीं तुम हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। लेकिन इसी साथ एनिकट सोच रहा होता है, वो एसन बहुत ही तेजी से हमारे ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस टेंट के अंदर कोई भी ऐसा वेपन नहीं है जिसे वो एसन यूज कर सके। लेकिन क्योंकि एन क्रीड उस पेशेंट की बात नहीं सुन रहा होता, तो उसे एन क्रीड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, ओए लो रैंक के सोल्जर, क्या तुम जानते भी हो तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैं तुमसे सुपीरियर हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता हूं, चलो मुझसे माफी मांगो। तो वो सुनकर एन क्रीड बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई बहुत बड़ी तोप हो, चुपचाप पड़े रहो। तो वह सुनकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, आखिर मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इसी वक्त इस जगह पर क्रैंक आ गया होता है, और वो बोलता है, क्या तुम दोनों आपस में फाइट कर रहे हो? अगर तुम लोग चाहो तो मैं कुछ टाइम के बाद वापस आ सकता हूं। तो एन क्रीड बोल रहा होता है, अरे नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तो पता है ये पर्सन यहां पर हमेशा ही शोर मचाता रहता है। जिसके बाद एन क्रेड क्रैंक को देखते हुए सोच रहा होता है, इस पर्सन के बारे में मैं बिल्कुल ठीक था, ये शायद सच में किसी नोबल फैमिली का मेंबर है, और इसलिए वो ऐसे पर्सन को मारना चाहता है। शायद इसलिए ये उस कंपनी के लीडर को अपना रियल नेम नहीं बता रहा था। और इससे बाद एन क्रीड बोलता है, क्रैंक, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है? तो ये बात सुनकर क्रैंक काफी ज्यादा हैरान होता है, और साथ एन क्रिट सोच रहा होता है, मैंने डायरेक्ट क्रैंक से ये सवाल पूछ लिया, लेकिन मैं जानता हूं क्रैंक मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन इसी के साथ क्रैंक बोल रहा होता है, मैं जानता हूं तुमने आखिर ये सवाल क्यों पूछा होगा, लेकिन बस समझ लो कि अभी वो टाइम नहीं आया है कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ भी बता सकूं। तो ये बात सुनकर एन क्रीड बोलता है, लेकिन मुझे लगता है ये जगह बिल्कुल ठीक है, तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो। देवा सुनकर क्रैंक बोलता है, अरे नहीं दोस्त, ये एक बहुत ही बड़ी लंबी स्टोरी है, और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें इसे एक फ्री टाइम में ही सुनाऊं। तो ये बात सुनकर एन क्रीड भी इसके लिए मान जाता है, और वो बोल रहा होता है, चलो जो तुम्हें ठीक लगे, जब तुम्हारा मन हो तो मुझे इस बारे में बता सकते हो। और ये बात सुनकर वो पेशेंट काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वह चिल्लाते हुए बोरा होता है, ओए बेवकूफ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, और मैं जानना चाहता था कि आखिर ये क्या चीज बताने वाला है, लेकिन तुम तो फौरन से इसके लिए मान गए। इसी के साथ वो पेशेंट क्रैंक के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, ये पर्सन जिस दिन से यहां पर आया है, मैं इसके ऊपर नजर रख रहा हूं, और मुझे तो लगता है ये जरूर दूसरी कंट्री का एक स्पाई है, जो कि इस जगह पर हम सबकी जासूसी कर रहा है। लेकिन ये बात सुनकर क्रैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, और वो चलता हुआ पेशेंट की तरफ आ रहा होता है, और ये देखकर वो पेशेंट काफी ज्यादा घबरा गया होता है। और इसी के साथ क्रैंक पेशेंट से बोलता है, चाहे कभी कुछ भी क्यों ना हो जाए, और चाहे मुझे अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ भी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं कभी भी अपनी कंट्री के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। और इसी के साथ एन ग्रेड सोच रहा होता है, क्रैंक के अंदर इस वक्त जो जोश है, ऐसा जोश सिर्फ किसी पावरफुल पर्सन के अंदर ही हो सकता है, लेकिन शायद हो सकता है क्रैंक वक्त आने पर मुझे इस बारे में सब कुछ बता दे। लेकिन इसी के साथ हम पेशेंट को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है,
ओए, क्या तुम यहां पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो उसे नहीं डरता। बोलो मत, मैं तुम्हारा सुपीरियर हूं। ते सुनकर ग्रैंड बोलता है, ओ तो क्या मैंने आपको डरा दिया? मुझे माफ कीजिएगा सर। इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, क्रैन कोई नाइट नहीं है, लेकिन उसकी बातों में बहुत ही ज्यादा जोश और स्ट्रेंथ है। इसलिए इस पर्सन का जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और मुझे अपने साथ साथ इस पर्सन को भी बचाना होगा। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्रैंग इन लोगों को गुड नाइट बोलकर लेट गया होता है। लेकिन इस बार वो पेशेंट यहां पर बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा होता, और ये देखकर इन क्रेट सोच रहा होता है, मुझे लगता है ये पर्सन क्रैंक से काफी ज्यादा डर गया है और ये अब उसे परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो एसन बहुत जल्द हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, मुझे उसके लिए रेडी होना होगा। और इसी साथ एन क्रीड खड़ा हो जाता है और वो अपनी स्टिक को भी ले लेता है, और ये देखकर वो पेशेंट हो रहा होता है ही, लो रैंक के सोल्जर, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें अब सो जाना चाहिए, काफी ज्यादा रात हो गई है। तो ये बात सुनकर इन क्रीड बोलता है, जल्दी करो और खड़े हो जाओ, हमारे ऊपर बहुत जल्द एसएनएस अटैक करने वाले हैं। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें दोबारा से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, शायद तुम्हारे सर पर कोई बहुत गहरी चोट लगी है। और इसी के साथ वो दोबारा से लेट जाता है, और ये देखकर इन क्रीड सोच रहा होता है, इस पर्सन को मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ये तो कंफर्म मरेगा। लेकिन इसी वक्त एन क्रीड को कुछ महसूस होता है, और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो पॉइजन अस नीडल एन क्रीड की गर्दन के आर पार हो जाती है। और इस चीज की वजह से एन क्रीड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, शिट, तो इसका मतलब है वो लोग इस टैट के बाहर ही मौजूद थे। और इसी वक्त वो एसासिन बहुत ही तेजी से इस टैट में आ चुका होता है और एक नीडल के साथ उस पेशेंट पर अटैक करके उसे भी किल कर देता है। जिसके बाद वो अपनी स्वर्ड के साथ बहुत ही तेजी के साथ क्रैन के ऊपर अटैक करता है और वो उसे भी किल कर देता है। लेकिन इसी के साथ इन कड जमीन के ऊपर गिर जाता है और उसकी यहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद इन ग्रीड की दोबारा से आग खलती है और वो सोच रहा होता है, ये एसएस बहुत ही ज्यादा फास्ट है और इसके बारे में मैं दूसरी कंपनी के कमांडर्स को भी कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कंपनी की कमांडर के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। इसलिए सब प्रॉब्लम को मुझे खुद सॉल्व करना होगा। इसके बाद हमें दोबारा से रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एन कट सोच रहा होता है, अगर मैं उन एसिन पर अटैक करने के लिए रेडी रहूं तो हो सकता है कि जैसे ही वो इस टेंट के अंदर एंटर हो तो उन्हें किल कर दूं, जिसका इन कड उन लोगों के यहां पर आने का वेट कर रहा होता है। लेकिन इस वो एसिन अपने स्वर्ड के साथ इन क्रीड की गर्दन में स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से इन क्रीड बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ वसिन बहुत ही तेजी से रूम के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो दूसरे लोगों को भी किल कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एन क्रीड अपने टेंट के बाहर छुपा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, मैं टेंट के बाहर बहुत ही तेज से मौजूद हूं, लेकिन मैंने अभी तक यहां पर कोई भी हलचल नहीं देखी है, तो आखिर वो एसासिन अटैक कहां से करने वाला है। लेकिन इसी वक्त वो एसिन अपनी नीडल को थ्रो करता है, जो कि सीधी आकर इन क्रीड की गर्दन में लग जाती है, जिससे उसकी एक बार फिर से डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है कि इन क्रीड इस बार फिर से टेंट के अंदर ही होता है, लेकिन इसी वक्त वो एसन इन क्रीड की गर्दन में नीडल मार देता है, जिससे उसकी फिर से डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें दोबारा से मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और इन क्रीड इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस पर्सन को नहीं हरा पाऊंगा और ये बस मुझे ऐसे ही मारता रहेगा। अगर मुझे इस एसिन के साथ फाइट करनी है तो मुझे किसी पावरफुल एसिन से मदद लेनी होगी। और इसी के साथ अनकट को यहां कुछ याद आता है और वो यहां पर स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अनकट चलते हुए किसी पर्सन के पास जा रहा होता है और वह सोच रहा होता है, अगर इस चीज पे मेरी कोई हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ वही है। और हमें दिखाया जाता है कि इन किड किसी और के पास नहीं बल्कि जैक्सन के पास आया होता है और जैक्सन को देखते हुए इन किड अपनी एक प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है, जहां पर उसे याद आता है कि जैक्सन मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, या नहीं, असल में अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो स्ट्रेंथ के मुकाबले में तो जैक्सन मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जहां पर स्किल्स की बात होती है तो जैक्सन मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और अगर मुझे उससे फाइट करनी पड़ी तो मैं बहुत बार सोचूंगा। और हाँ, जैक्सन की एसनेट स्किल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यही रीजन है कि वो अभी तक बहुत ही आसानी से बैटलफील्ड के ऊपर सरवाइव कर पा रहा है। इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैक्सन बोल रहा होता है, स्कर लीडर आप कैसे हो, क्या अब आपकी इंजरी ठीक है? तो ये बात सुनकर एन कट बोल रहा होता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं।
जिसके बाद इंग्रीड बोलता है, जैक्सन मैं तुमसे खच जानना चाहता था, अगर तुम या फिर तुम्हारे जितना कोई पावरफुल पर्सन मेरे ऊपर स्नेक अटैक करे तो मैं उससे कैसे बच सकता हूं। तो ये बात सुनकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसके साथ वो बोलता है, स्क्वायर लीडर अगर सच बताओ तो मेरे स्नेक अटैक से कभी भी कोई भी पर्सन नहीं बच पाया है। तो ये बात सुनकर इनकिड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जिसका वज एक्शन बोलता है, स्क्वायर लीडर तुम अचानक से इस बारे में क्यों जानना चाहते हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इनक्रेड इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा होता, तो ये देखकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मैं समझ गया, तुम मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस बारे में समझाता हूं। अगर तुम एक कसन से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने सर के पीछे भी अपनी 2 आईज रखनी होंगी, यानी तुम्हारे पास टोटल 4 आईज होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर इनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। तो जैक्सन बोल रहा होता है, जरा गौर से देखो, यहां से कुछ दूर एक पर्सन एक रेडी को खींच कर लेकर जा रहा है। तो ये सुनकर इनकेड उस साइड पर देख रहा होता है और वो देखता है कि वो रेडी वाला पर्सन बहुत ही दूर होता है और ये देखकर एनक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, जैक्सन ने आखिर उस पर्सन को बिना देखे इतनी आसानी से नोटिस कैसे कर लिया और इसे ये कैसे पता है कि वो सच में एक रेडी को ही लेकर जा रहा है। लेकिन इसी वक्त जैक्सन बोलता है, वो रेडी बहुत ही जल्दी गिरने वाली है और इस वक्त उस रेडी में से एक टाई टूट जाता है जिससे वो रेडी गिर जाती है और इस चीज की वजह से एल्कट काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, आखिर तुमने ये कैसे किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। तो ये बात सुनकर जैक्सन बोल रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद तुम अब तक समझे नहीं हो। मैं जिन 2 आइज की बात कर रहा हूं वो असलियत में हमारे कान हैं। मैंने इस जगह से बैठे बैठे वहां पर चल रहे टायरों की साउंड को महसूस किया, जिससे मैंने इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया क्या आगे क्या होने वाला है। तो ये बात सुनकर इनक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है, जैक्सन की सेंसेस सच में बहुत ही ज्यादा शार्प है और ये यहां पर मुझे भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे अपनी सेंसेस को और भी ज्यादा शार्प करना होगा। जिसका वह एक्शन बोरा होता है, इसका लीडर अगर तुम एक कसरत से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने कानों को बहुत ही ज्यादा तेज करना होगा और इसकी प्रैक्टिस तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम आसपास मौजूद हर एक चीज की साउंड के ऊपर फोकस करो। जिसके बाद जैक्सन यहां से जा रहा होता है तो एन क्रीड बोल रहा होता है, आखिर तुम जा क्यों रहे हो, क्या तुम मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं बताने वाले। तो ये बात सुनकर जैक्सन बोल रहा होता है, इसमें समझाने वाला और कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस अपनी सेंसेस को बहुत ही ज्यादा शार्प करना है और ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब तुम इस चीज की प्रैक्टिस करोगे और मुझे लगता है तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसके बाद हमें दोबारा से रात का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और इसी के साथ एंकर यहां पर अपने आसपास हो रही हर एक चीज के ऊपर फोकस कर रहा होता है और इसी के साथ एंकर बोल रहा होता है, मैं महसूस कर पा रहा हूं हमारे टैंक के बाहर एक प्याले के अंदर एक बहुत ही बड़ी फायर जल रही है और मुझे उसकी लपटों की भी आवाजें आ रही है और इस वक्त बाहर कोई भी सोल्जर मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे यहां पर उस एसिन की मूवमेंट्स को महसूस करना है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाई जाता है कि इस जगह पर वो एसिन आ चुका होता है और इसी वक्त वो बहुत ही तेजी से जाकर इन क्रीड की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज की वजह से एनक्रब बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, शिट लगता है हम फेल हो गए। जिसके बाद हमें दोबारा से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ एन क्रीड सोच रहा होता है, अपने सेंसेस को शार्प करने के लिए मुझे एक बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और इसी के साथ वो अपने टेंट में से बाहर चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एन क्रीड दोबारा से जैक्सन के पास आ गया होता है और जैक्सन उसे बता रहा होता है, साउंड्स की हमेशा एक डायरेक्शन होती है और वो वेव्स की शक्ल में इंसान तक आती है, तुम्हें बस उन वेव्स को महसूस करना है। इसी वक्त जैक्सन एक बहुत ही जोर से चुटकी बजाता है और इसी के साथ वो बोलता है, मैंने अभी जो चुटकी बजाई थी उस चुटकी की बजते ही एक साउंड वेव क्रिएट हुई जिसे तुम्हारे कानों ने कैप्चर कर लिया और उसके बाद ही तुम्हें यह पता चला है कि मैंने चुटकी बजाई थी। तुम्हें बस इसी तरह हर एक चीज की डिफरेंट साउंड के ऊपर फोकस करना है और तुम इस चीज के लिए जितनी ज्यादा ट्रेनिंग करोगे तुम्हारे सेंसेस उतनी ही ज्यादा शार्प हो जाएंगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाता है कि इन किड एक रश वाली जगह पर आ चुका होता है और इसी के साथ वो यहां पर फोकस कर रहा होता है जहां पर वो महसूस करता है कि उसे यहां पर फ्लैग्स की आवाज आ रही होती है जो कि हवा की वजह से लहरा रहे होते हैं और इसी साथ एनक यहां पर सभी सोल्जर्स के पैरों की आवाजों को महसूस कर रहा होता है और इसी साथ एनकर महसूस करता है
कि यहाँ पर एक चिड़िया भी मौजूद होती है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन बोलता है, हे एंकर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्रैंग है। जिसके बाद क्रैंग बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ पर किसी तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो? लेकिन एंकर बोलता है, आखिर ये एंकर किसका नाम है? तो ये बात सुनकर क्रैंग हंसते हुए बोरा होता है, वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें दूसरे लोगों की तरह एन क्रीड नहीं बोल सकता, और अब से मैं तुम्हें एंकर ही बोलूं। क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो एन क्रेड बोलता है, मुझे इस कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद क्रैंग बोलता है, आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी तरह की ट्रेनिंग कर रही हो? तो एन क्रीड बोलता है, मैं बस यहां पर बैठा हुआ था। तुम्हें क्या लगता है मैं यहां पर क्या कर रहा? तो क्रैंग बोलता है, जहां तक मुझे लगता है तुम ऐसे पर्सन हो जो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, तो तुम जरूर यहां पर भी कोई ट्रेनिंग कर रहे होगे। जिसके बाद एन क्रीट हमें बता रहा होता है, मैं कुछ दिनों से सिर्फ अपने सेंसेस को शार्प करने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक उस एसन की मूवमेंट्स को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। और वो डेली आकर मुझे और क्रैंक हम दोनों को ही किल कर देता है। और अभी तक फेलर के अलावा मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं गिव अप नहीं करूंगा। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इन क्रेट डेली अपने सेंसेस को शार्प करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इन क्रीड की अभी तक 33 टाइम्स डेथ हो चुकी है, लेकिन उसने अभी तक गिव अप नहीं किया है। और वो डेली अपने सेंसेस को शार्प करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि वो ये चीज जानता है कि ये एक वॉल है जिसे उसे किसी भी कीमत पर ब्रेक करना है। इसी वक्त एन क्रीड अपनी आइज को ओपन कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ही क्रैंक मौजूद होता है। और वो बोलता है, वाओ, आखिर तुमने मुझे नोटिस कैसे कर लिया? मुझे लगा तुम शायद ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा चौकन्ना थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सर के पीछे भी आंखें हैं जिनसे तुम मुझे देख रहे थे? तुम्हारी सेंसेस तो सच में एक एसन की जितनी शार्प है। ये बात सुनकर इन क्रीड बोल रहा होता है, शायद वो वक्त आ चुका है जब मैं उस एसन के साथ फाइट बैक कर सकता हूं। जिसके बाद हमें दोबारा से रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो एसन बहुत ही तेजी से एन क्रीड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एन क्रीड ने बहुत ही आसानी से इस नीडल को डॉज कर लिया होता है और वो फौरन से अपनी स्वर्ड निकालकर उस एसन के ऊपर अटैक करता है। इस चीज की वजह से वो एसन बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका होता है, लेकिन वो फौरन से पीछे हो जाता है और हम देखते हैं कि वो यहां पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, डायम, आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? लेकिन हम देखते हैं कि एनकेडी यहां पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। तो ये बात सुनकर उस एसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो फौरन से एक डैगर के साथ इन क्रीड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एन क्रीड इस अटैक को डच कर लेता है। वो सोच रहा होता है, मैं जानता था क्योंकि ये एक एसासिन है तो इसे फाइट करना भी जरूर आता होगा, लेकिन मैं इसके लिए रेडी हूं। लेकिन इसी वक्त एनक देखता है कि इस एसिन ने पेशेंट को पहले ही एक नीडल मार दिया होता है। लेकिन इसी के साथ इन क्रीड देखता है कि क्रैंक अभी भी बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ एन क्रेड सोच रहा होता है, क्रैंक के पास एक स्वर्ड भी मौजूद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्रैंक फाइट करने में कैसा है, इसके लिए मुझे इस ऐसी न को खुद संभालना होगा। इस वक्त वो एसिन अपने डागर के साथ इन क्रेड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनक इस अटैक से भी बच जाता है। लेकिन इसी वक्त वो एक डागर को थ्रो करता है, जिसकी वजह से एनकर काफी ज्यादा इंजर हो जाता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो कमांडर पर्दे को काटकर यहां पर आ गई होती है और इसे देखकर इन क्रीड सोच रहा होता है, शिट, मैं एक साथ इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले कि ये कमांडर मेरे ऊपर अटैक करे, मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। इसी वक्त एनक बहुत ही तेजी से इस कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और उस कमांडर ने भी अपनी स्वर्ड को निकाल लिया होता है। लेकिन इसी के साथ वो अस्सासिन चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम लोगों ने यहां पर पहले ही एक गार्ड को भी बुला लिया है, लेकिन तुम सब मरोगे। और उसने यहां पर बहुत ही ज्यादा नीडल्स को एक साथ थ्रो कर दिया होता है और इनमें से काफी ज्यादा नीडल्स जाकर क्रैन को लगने वाली होती है। लेकिन इससे वक्त वो कमांडर बहुत ही तेजी के साथ मूव करती है और वो फौरन से जाकर अपने कपड़े के साथ इन सभी नीडल्स को ब्लॉक कर लेती है और वो क्रैंक की जान बचा लेती है। और ये देखकर एनक्रीड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है, इस कमांडर ने यहां पर क्रैंक की जान बचाई है, इसका मतलब कि ये यहां पर हमें मारने के लिए नहीं बल्कि हमें बचाने के लिए आई है। अब एनक्रीड समझ जाता है कि उसका सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है ये एसिन। इसके साथ ही एनक्रीड बहुत ही तेजी के साथ
उस एसिन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। वो एसिन इस अटैक से बचने के लिए अपने डागर के साथ इसे ब्लॉक करता है, लेकिन उसके हाथ से उसका डागर गिर जाता है। इस चीज की वजह से उस एसिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही तेजी से इस जगह से भागकर टेंट से निकल जाता है। इन क्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि शायद इसका मिशन फेल हो गया, इसलिए ये फौरन से इस जगह से निकल गया। इसके बाद क्रैंक बोल रहा होता है कि शायद ये एसिन यहां पर मेरे लिए ही आया था। इन क्रीड बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूं इसका मकसद तुम्हें ही किल करना था। ये सुनकर क्रैंक काफी ज्यादा हैरान होता है और पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। एन क्रीड जवाब देता है कि मैं और वेजन, हम दोनों ही बहुत ही छोटी सी स्क्वाड्स के लीडर हैं और हमें मारने के लिए कोई भी पर्सन एक एक्सपीरियंस एसिन को कभी भी हायर नहीं करेगा। इसका साफ मतलब यही है कि तुम किसी नोबल फैमिली के मेंबर हो जिसे मारने के लिए ये एसिन यहां पर आया था। ये बात सुनकर वो फेरी बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी स्वर्ड निकाल रही होती है और ये देखकर इन क्रीड सोच रहा होता है कि क्योंकि मैं यहां पर क्रैंक की असलियत जान चुका हूं, शायद इसलिए इन्हें मुझे भी अपने रास्ते से हटाना होगा और अगर मुझे खुद को बचाना है तो मुझ ए भी इनसे फाइट करनी होगी। इन क्रीड भी अपने डागर के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसी वक्त इन दोनों के दरमियान क्रैंक आ जाता है। क्रैंक बोलता है कि कमांडर, क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकती हैं? मैं चाहता हूं कि आज मेरी वजह से किसी भी पर्सन की जान ना जाए। यह बात सुनकर इन क्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो फेरी इस चीज के लिए मान जाती है और बोलती है, सर, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। इसके बाद क्रैंक पूछता है कि क्या यहां जो सोल्जर है वेजन, वो मर चुका है? फेरी बोलती है, सर, ये अभी भी जिंदा है। अगर इसे एंटीडोट दिया जाए तो इसकी जान बचाई जा सकती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसके लिए जल्दी ही एंटीडोट तैयार कर दूंगी। एंड क्रीड सोचता है कि ये लड़की एक फेरी है, इसलिए इसे पॉइजन्स के बारे में काफी नॉलेज होगी और ये आसानी से वेजनर की जान बचा सकती है। क्रैंक बोलता है कि अगर लोगों को इस बारे में पता चला कि यहां पर एक एसासिन ने अटैक किया था, तो उन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा, जिससे मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। एंड क्रीड कहता है, तुम सिर्फ इतना ही चाहते हो ना कि किसी को यह पता ना चले। फिक्र मत करो, मेरे पास इसका भी एक तरीका मौजूद है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां उनके टेंट के अंदर आग लग गई होती है। इस आग को देखकर आसपास के सभी लोग पानी लेकर भागकर आ रहे होते हैं ताकि आग बुझा सकें। हम देखते हैं कि एन क्रीड वेजन को लेकर टेंट से पहले ही बाहर आ चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि एसासिन्स के निशानों को मिटाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका था। अब किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। इसके बाद क्रैंक को दिखाया जाता है जो उस कमांडर के साथ वहां से जा रहा होता है। कमांडर पूछती है, सर, क्या आपको लगता है कि वो पर्सन आपके बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा? क्रैंक मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मुझे उस पर्सन के ऊपर भरोसा है। क्रैंक मन ही मन सोच रहा होता है, एंड क्रीड, मुझे उम्मीद है जब हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी तो उस वक्त तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइट बन चुके होगे। वो हंसते हुए सोचता है, लेकिन नाइट बनने के बाद मुझे याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ। दोस्तों, इसी के साथ कहानी का ये भाग समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो 5 के लाइक्स का टारगेट पूरा कर दीजिएगा ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि अपने सामान की पैकिंग कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि रात को जब वो अटैक हुआ था तो मैंने उस असैसिन की प्रेजेंस को कंप्लीटली महसूस कर लिया था, लेकिन मैं अपनी कमांडर की प्रेजेंस को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया था। शायद मुझे अपने सेंसेस पर थोड़ा और काम करना होगा। इसके बाद एंक्रीड अपने सामान को लेकर यहां से जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं अब कंप्लीटली रिकवर हो चुका हूं तो मुझे अब अपनी स्क्वाड में वापस चले जाना चाहिए। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन उससे बोलता है, आखिर तुमने मुझे सेव क्यों किया? और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि विजिनास होता है जो कि बोल रहा होता है, तुम जब से इस जगह पर मौजूद हो मैंने कभी भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया और मैं हमेशा ही तुम्हें बुरा-भला बोलता रहता हूं, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? एंक्रीड बोल रहा होता है, आखिर ये किस तरह का सवाल है? क्या हमें किसी पर्सन की जान बचाने के लिए किसी रीजन की जरूरत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो वहां से चलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन एंक्रीड की बात सुनकर
विजिनास काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, तुम सच में बिल्कुल सेल्फलेस हो, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान को हम सोल्जर्स में नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर एंक्रीड बोल रहा होता है, आखिर अब इस बात से तुम हारा क्या मतलब है? तो विजिनास बोलता है, सभी लोगों का कहना है कि हमारी ये जो बेस है ये बहुत ही ज्यादा मनहूस है, क्योंकि वॉर में हमेशा इस बेस में से ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो सरवाइव कर पाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रंगना का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो किसी को गाली देते हुए बोलता है, कमीने बर्बेरियन, तू सच में आज मेरे हाथों से मरना चाहता है। उसके सामने रम खड़ा होता है, जिसे वो बहुत ही जोर से धक्का मारता है और इस चीज की वजह से रम को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। हम देखते हैं कि वो रंगना को हवा में उठा लेता है और वो बोलता है, आखिर तूने मुझे गाली कैसे दी? मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। यहां पर आसपास जितने भी लोग होते हैं वो इनसे काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो भागते हुए बोल रहे होते हैं, प्लीज कोई इन लोगों को रोको। आखिर इन लोगों का स्क्वाड लीडर कहां पर है? कोई उन्हें बुलाकर लाओ, वरना ये लोग आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस वक्त रम रंगना को एक टेंट के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो टेंट खराब हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त रंगना बहुत ही तेजी से रम के सर पर एक लकड़ी की डब्बी के साथ अटैक करता है। रम क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होता और वो रंगना के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और उसे दोबारा से दूर फेंक देता है। वो अपनी कुल्हाड़ी को निकाल लेता है और वो बोलता है, कुत्ते, आज तो मैं तेरे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। रंगना ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है और वो बोलता है, कमीने बर्बेरियन, आज मैं तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहां पर एंक्रीड भी मौजूद होता है, जो कि इन लोगों की लड़ाई को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इस जगह के बारे में तो मुझे नहीं पता कि ये मनहूस है या नहीं, लेकिन मेरे स्क्वाड के सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा मनहूस है। जब भी मैं यहां पर नहीं होता ये आपस में इसी तरह फाइट करते रहते हैं और बाद में कंपनी के कमांडर को मुझे जवाब देना पड़ता है। ये लोग सच में मुझे मेरी नौकरी से निकलवाएंगे। एंक्रीड उनसे बोलता है, तुम दोनों बस करो। क्या तुम्हारे पास आपस में फाइट करने के अलावा और कोई भी काम नहीं है? एंक्रीड को यहां पर देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। इसी के साथ रम बोलता है, स्क्वाड लीडर, तू अभी भी जिंदा है? मुझे तो लगा तू मर गया होगा। लेकिन एंक्रीड बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और लड़ना बंद करो, वरना कंपनी की कमांडर हम सभी को कंपनी से निकाल देंगी। जिसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और एंक्रीड हमें बता रहा होता है, मुझे अपनी स्क्वाड में वापस आए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमें हमारी कंपनी की तरफ से कोई भी मिशन नहीं मिला है, इसलिए मैं अभी फ्री हूं। लेकिन इस दौरान मैंने अपने सेंसेस के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है और अब मुझे लगता है कि मेरे सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हो गए हैं। इसी वक्त एंक्रीड अपनी आंखों को ओपन करता है और वो बोलता है, जैक्सन, आखिर तुम कहां पर जा रहे हो? यह बात सुनकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मुझे लगा तुम सो रहे हो, लेकिन सच में तुमने मेरी प्रेजेंस को महसूस कर लिया। तुम पहले से काफी ज्यादा शार्प हो चुके हो। इसके बाद एंक्रीड अपने बिस्तर से खड़ा हो गया होता है और वह बोलता है, वेल, इसका क्रेडिट तो तुम्हें ही जाता है, क्योंकि तुमने मुझे काफी अच्छे से टीच किया था और इसलिए मैं अपनी सेंसेस को शार्प कर पाया हूं। इसके बाद जैक्सन बोलता है, तुम अभी उठे हो, तो तुम जा कहां पर रहे हो? तो एंक्रीड बोलता है, मेरी बॉडी अब कंप्लीटली रिकवर हो गई है और मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से अपनी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर एंक्रीड पुलअप्स लगा रहा होता है। हम देख पाते हैं कि एंक्रीड ने यहां पर अपनी बॉडी को काफी ज्यादा ट्रेन किया हुआ है और वो सोच रहा होता है, पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ बहुत ही बेहतरीन स्किल्स को सीखा है, लेकिन मैं सिर्फ स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड नहीं कर सकता। मुझे अपनी बॉडी को भी बहुत ज्यादा ट्रेन करना होगा ताकि मैं अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकूं। एक्सरसाइज करने के बाद एंक्रीड वापस आ रहा होता है, तभी उसे एक पत्थर के नीचे से आवाज आती है, जहां पर कोई बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, तुम वापस आ गए, तुम्हारी हेल्थ कैसी है? ये बात सुनकर एंक्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है। यहां पर और कोई नहीं बल्कि ऑडिन मौजूद होता है, जिसने एक बहुत ही बड़े पत्थर को अपनी पीठ के ऊपर रखा हुआ होता है और वो वहां पर पुशअप्स लगा रहा होता है। ऑडिन बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज करने के बाद वापस आ रहे हो। वो उस पत्थर को जमीन पर रख देता है
और एंक्रीड के सामने खड़ा हो जाता है। एंक्रीड यहां पर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। ऑडेन सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसकी बॉडी एंक्रीड से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो बोलता है, एक्सरसाइज करना काफी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए ताकि तुम अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रांग कर सको। क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हारा सामना एक फ्रॉग से हुआ था और उसकी किक की वजह से तुम बहुत ही ज्यादा इंजर हो गए थे। लेकिन हां, एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम अपनी बॉडी को सही से ट्रेन नहीं कर पा रहे तो तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हारी बॉडी को ट्रेन करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। एंक्रीड सोच रहा होता है, यह पर्सन सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारी स्क्वाड में सबसे पावरफुल पर्सन यही है। वो बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग को देखकर लग रहा है कि यह ट्रेनिंग काफी ज्यादा क्रूअल है। इसके बाद हमें नेक्स्ट इनके टेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रम ने रंगना को उसके बिस्तर से नीचे फेंक दिया होता है और इसी के साथ वह चिल्लाते हुए बोलता है, कुत्ते, तू अभी तक सो रहा है? क्या तुझे याद नहीं कि आज का खाना तुझे बनाना है? इसके बाद हम रंगना को देखते हैं, जो कि चलता हुआ अपनी स्वॉर्ड के पास चला गया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर बहुत तेजी से रम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, अगर तुझे कुछ खाना ही है तो जाकर जानवरों का गोबर खा, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? लेकिन इसी वक्त रम ने भी अपनी कुल्हाड़ी निकाल ली होती है और वो बोलता है, क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोल। तभी एंक्रीड और ऑडेन वहां आ जाते हैं और एंक्रीड बोलता है, क्या तुम्हारे पास फाइट करने के अलावा और कोई काम नहीं है? प्लीज तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम लोग अब फाइट क्यों कर रहे हो? रम बोलता है, स्क्वाड लीडर, आज इस बंदर की बारी है और इसे खाना पकाना है, लेकिन यह कह रहा है कि यह खाना नहीं पकाएगा। एंक्रीड बोलता है, रंगना, अगर आज तुम्हारी बारी है तो तुम्हें खाना पकाना चाहिए। आखिर तुम इस चीज से मना क्यों कर रहे हो? यह सुनकर रंगना बोलता है, स्क्वाड लीडर, मैं तो बस जाने वाला था, लेकिन यह कमीना ही मुझे परेशान कर रहा है। वो वहां से जा रहा होता है, तभी रम बोलता है, इस कपड़े को अपने सामने बांध लेना, इससे तुम्हारे कपड़े खराब नहीं होंगे। रंगना काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, इसे अपने पास ही रख, इसमें से अब भी तेरे पसीने की बदबू आ रही है। यह सुनकर रम को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो उस कपड़े को सूंघकर देख रहा होता है और बोलता है, वैसे इसने सही कहा, इसमें से बदबू तो आ रही है, लेकिन यह बदबू इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। एंक्रीड बोलता है, इसे सूंघना बंद करो और मुझे बताओ, आखिर तुम सभी लोग बार बार फाइट क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहां पर काफी ज्यादा बोर हो रहे हो? यह सुनकर रम हंसते हुए बोलता है, तुम सच में हमारे स्क्वाड लीडर हो। तुम फौरन समझ जाते हो कि हमें क्या प्रॉब्लम है। कुछ दिनों से मैंने कोई भी बैटल नहीं की है, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा बोर हो गया हूं। एंक्रीड बोलता है, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो बाहर आओ, हम लोग फाइट करते हैं, लेकिन अब से दूसरे लोगों को परेशान मत करना। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहां पर रम अपनी कुल्हाड़ी के साथ एंक्रीड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। हम देखते हैं कि एंक्रीड ने इस अटैक को ब्लॉक किया होता है, लेकिन क्योंकि रम की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, इस वजह से एंक्रीड इस अटैक को सही से ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा होता। एंक्रीड सोच रहा होता है, जैक्सन ने जो मुझे स्किल सिखाई है, हार्ट ऑफ द बीस्ट, इसकी वजह से अब मैं पहले जैसा नहीं रहा और रम से फाइट करते हुए भी मेरा हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मैं अभी भी रम जितना पावरफुल नहीं हूं और इसीलिए रम से फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रम ने एक बार फिर से अपनी कुल्हाड़ी के साथ एंक्रीड के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन एंक्रीड इस अटैक को भी ब्लॉक करता है और इस वक्त वह अपनी स्टेपिंग टेक्निक के साथ रम के ऊपर अटैक करता है। रम ने बहुत आसानी से इस टेक्निक को डॉज कर लिया होता है और वो आसानी से अपनी कुल्हाड़ी के साथ एंक्रीड की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपने दूसरे हाथ से एंक्रीड को पकड़कर बहुत ही जोर से जमीन पर गिरा देता है और बोलता है, मुझे लगा था तुम पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए हो, लेकिन तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल पहले के जैसा ही है। एंक्रीड सोच रहा होता है, शायद रम ठीक कह रहा है, मुझे शायद इस चीज को भुला देना चाहिए। क्या मैं वो लूजर नहीं हूं जो हर वक्त पेड़ के साथ ट्रेनिंग करता रहता था? बल्कि मुझे इस चीज को याद रखना चाहिए कि मैं वो पर्सन हूं जो हमेशा अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार रहता है। एंक्रीड बोलता है, रम आ जाओ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैंने खुद को कितना इंप्रूव किया है।
ये देखकर रम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन काफी ज्यादा वीक है। लेकिन जब भी मैं इसकी इन कातिलाना आंखों को देखता हूं तो मुझे एक अलग ही जोश नजर आता है। इसी के साथ वो यहां पर स्माइल कर रहा होता है और दोबारा से अपनी कुल्हाड़ी के साथ रेडी हो गया होता है। वो बोलता है, इस बार मैं और भी ज्यादा तेजी से तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। देखते हैं इस बार तुम मेरे इस अटैक को सही से ब्लॉक भी कर पाते हो या नहीं। इसी वक्त यहां पर बारिश स्टार्ट हो गई होती है, जिसकी वजह से दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें इनके टेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये सभी टेंट में वापस आ गए होते हैं। रम बोलता है, मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे कपड़े बिल्कुल गीले हो जाते हैं और मुझे उन्हें दोबारा धोना पड़ता है। हम देखते हैं कि यहां पर ऑडिन और रंगना भी मौजूद होते हैं और ऑडिन तो यहां पर अपनी प्रेयर कर रहा होता है। वहीं जैक्सन को दिखाया जाता है, जो कि बारिश में भीगता हुआ यहां पर आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, ये प्लेस सच में मनहूस है। मैं कभी भी अपने डुएल्स को कंप्लीट नहीं कर पाता हूं, हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। ये बात सुनकर एंक्रिड बोल रहा है, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? जैक्सन कहता है, स्क्वाड लीडर, क्या आपको इस बारे में नहीं पता? सभी लोगों का कहना है कि ये बेस कर्सड है। इसी वजह से वॉर में हमेशा इस बेस के बहुत ही ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ये बात सुनकर एंक्रिड सोच रहा होता है, ऐसा ही कुछ मुझे विजिनास ने भी बोला था, लेकिन क्या ये सच है? एंक्रिड सोच रहा होता है कि क्या ये बातें सच है? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? जरूर ये सब रूमर्स है जो लोगों ने फैलाई है। जिसके बाद क्रेस अपने बिस्तर पर बैठ गया होता है और वो बोलता है, स्क्वाड लीडर, आखिर तुम वहां पर क्यों खड़े हो? तुम भी यहां पर आ जाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। एंक्रीड बोल रहा होता है, नहीं, मैं यहां पर ठीक हूं, मैं बस थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहा हूं। यह बात सुनकर क्रेस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या? आखिर तुम वहां पर खड़े खड़े किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो? एंक्रीड बोलता है, मैं अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर खड़े रहकर अपने सेंसेस को शार्प कर रहा हूं। यह बात सुनकर क्रेस और भी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहां पर असैसिन बनने की तैयारी कर रहे हो। फिर वो जैक्सन की तरफ देखता है और बोलता है, ओए जैक्सन, कहीं ये टेक्निक इसे तुमने तो नहीं सिखाई? वो जैक्सन के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, क्या तू कोई बेवकूफ है? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई स्क्वाड लीडर को इतनी बकवास टेक्निक सिखाने की? मैं तुझे मार डालूंगा। जैक्सन बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, ये कोई बेकार टेक्निक नहीं है, ये काफी अच्छी टेक्निक है और बैटलफील्ड में इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होता है। इन लोगों की बातें सुनकर एंक्रीड सोच रहा होता है कि ये लोग सच में कभी भी नहीं सुधरने वाले। इसी बीच ऑडिन बोलता है, स्क्वाड लीडर, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बॉडी को ट्रेन करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेस है जिन्हें तुम यहां पर टेंट में भी कर सकते हो। यह बात सुनकर रंगना बोलता है, ऑडिन मेरे भाई, प्लीज बस करो। मैं जानता हूं तुम्हारी सभी टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी टीचिंग को फॉलो करने के बाद हमारा स्क्वाड लीडर भी तुम्हारी तरह एक मसल मैन बन जाए। इन सभी लोगों की बातें सुनकर रम सोच रहा होता है, मैंने इस चीज को तो नोटिस किया ही नहीं, लेकिन ये सभी लोग स्क्वाड लीडर के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने भी इस चीज को महसूस कर लिया है कि हमारा स्क्वाड लीडर एक बार फिर से इंप्रूव होना स्टार्ट हो चुका है? लगता है अब इस चीज में काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हमें कंपनी के कमांडर के टेंट को दिखाया जाता है, जहां पर काफी ज्यादा लोगों की मीटिंग हो रही होती है। एक पर्सन बोलता है, बहुत ही जल्द विंटर स्टार्ट होने वाला है और वॉर क्योंकि अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए हमें बहुत जल्द एक स्काउटिंग टीम को भेजना होगा। स्काउटिंग टीम के लिए मैंने कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उनमें एक मेंबर अभी भी कम है। तो क्या तुम में से कोई पर्सन किसी स्क्वाड मेंबर को सजेस्ट करना चाहता है? यह सुनकर फेरी बोलती है, मेरे ख्याल से 444 स्क्वाड का टीम लीडर, हमें उस पर्सन को स्काउटिंग के लिए भेजना चाहिए। वो पर्सन बोलता है, जहां तक मुझे उस पर्सन के बारे में पता है, वो सिर्फ एक यूजलेस पर्सन है, तो आखिर आप उसे क्यों भेजना चाहते हो? फेरी बोल रही होती है, मुझे लगता है शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि वॉर के अंदर कभी भी कोई वीक पर्सन सरवाइव नहीं कर पाता, और अगर अभी तक वो यहां पर सरवाइव कर पाया है तो इसका मतलब यही है कि वो इतना स्ट्रांग तो है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है,
जहां पर एंक्रीड उस कंपनी के कमांडर के सामने खड़ा होता है और वो बोलता है, मैम, मेरी स्क्वाड रैंकिंग में सबसे ज्यादा लो है। क्या आपको सच में लगता है कि मुझे स्काउटिंग के लिए जाना चाहिए? कंपनी लीडर बोलती है, इस चीज का फैसला मैंने किया है। क्या तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? एंक्रीड बोलता है, नहीं, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एंक्रीड के टेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्रेज बोल रहा होता है, स्क्वाड लीडर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर हमारी कंपनी के कमांडर ने तुम्हें चूज क्यों किया है। कहीं वो तुम्हें किल तो नहीं करना चाहती? क्योंकि स्काउटिंग का ये मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा डेंजरस है। एंक्रीड बोलता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन क्योंकि ये कंपनी के कमांडर का ऑर्डर है तो मुझे स्काउटिंग पर जाना ही होगा। वो मन में सोच रहा होता है कि अगर कमांडर को मुझे मारना होता तो वो उस वक्त भी मार देती जब उसे एविडेंस को मिटाना था, लेकिन क्रैंग ने क्योंकि उसे इस चीज से मना कर दिया था तो मुझे नहीं लगता कि वह मुझे दोबारा मारने की कोशिश करेगी। इसलिए शायद अब मुझे इस चीज के बारे में भूल जाना चाहिए। रम बोलता है, स्क्वाड लीडर, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा नर्वस हो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जगह पर मैं जा सकता हूं। एंक्रीड बोलता है, इडियट, तुम्हारी रेपुटेशन यहां पर सबसे ज्यादा खराब है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग तुम्हें कभी भी किसी इतने इंपॉर्टेंट मिशन पर भेजेंगे? यह सुनकर रम बोलता है, वैसे बात तो तुम्हारी ये भी ठीक है। इसी बीच ऑर्डन एंक्रीड के लिए प्रेयर कर रहा होता है और बोलता है, ऊपर वाले, हमारे स्क्वाड लीडर को प्रोटेक्ट करना और उसे जिंदा और सही सलामत वापस ले आना। एंक्रीड सोच रहा होता है कि इन लोगों की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी स्काउटिंग मिशन पर नहीं बल्कि एक डेथ मिशन पर जा रहा हूं जहां से मैं वापस नहीं आने वाला। फिर रंगना बोलता है, स्क्वाड लीडर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जगह पर इस स्काउटिंग मिशन के लिए जा सकता हूं। एंक्रीड बोलता है, नहीं, तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। क्या तुम भूल गए कल तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ रम को मारने वाले थे? क्रेज बोलता है, स्क्वाड लीडर, शायद आपने सही कहा, कोई भी जा सकता है, लेकिन रंगना तो बिल्कुल भी नहीं। जैक्सन बोलता है, स्क्वाड लीडर, मुझे पता चला है कि तुम लोग जिस जगह पर स्काउटिंग के लिए जा रहे हो वो टॉल ग्रास है, तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका है। तुम वहां पर अपने सेंसेस को काफी ज्यादा शार्प कर सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हें टॉल ग्रास के अंदर हर एक छोटी सी छोटी मूवमेंट को नोटिस करना है। रम को जैक्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कुल्हाड़ी निकालकर बोलता है, ओ कमीने, तू तो अपनी बकवास बंद कर। मैंने बोला है ना, तू आज के बाद स्क्वाड लीडर को कोई भी उल्टी पुल्टी टेक्निक नहीं सिखाएगा। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तेरे सर के 2 टुकड़े कर दूंगा। एंक्रीड सोच रहा होता है कि जब मैं यहां पर नहीं होता ये हमेशा ही फाइट करते रहते हैं, जिससे दूसरे स्क्वाड के मेंबर्स को भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन मुझे इस मिशन पर जाना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पर मैं अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा बेटर कर सकता हूं। एंक्रीड हमें बताता है कि जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था सभी मेंबर्स की छोटी छोटी स्क्वाड्स बनाई जा रही थी, लेकिन उस वक्त कोई भी पर्सन मुझे अपनी स्क्वाड में ज्वाइन नहीं करना चाहता था क्योंकि उस वक्त मैं काफी ज्यादा वीक था। लेकिन उस वक्त मुझे पता चला कि अभी कुछ लोग रह चुके हैं जिन्हें किसी ने भी अभी तक अपने स्क्वाड में ज्वाइन नहीं किया है। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं इन लोगों का स्क्वाड लीडर बन गया। लेकिन अगर सच बताऊं तो ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। हम देखते हैं कि रम और जैक्सन दोनों ही अपने वेपन्स के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन एंक्रीड इन दोनों के दरमियान में आ जाता है जिसकी वजह से ये दोनों ही रुक जाते हैं। एंक्रीड बोलता है, क्या तुम लोग बच्चों की तरह फाइट करना बंद करोगे? मैं नहीं चाहता कि जब मैं वापस आऊं तो मुझे तुम लोगों की कोई भी कंप्लेंट मिले। रम बोलता है, मैं जानता हूं तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, लेकिन इस तरह की बेवकूफी मत किया करो। अगर मैंने गलती से अपनी कुल्हाड़ी को चला दिया होता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जैक्सन बोलता है, स्क्वाड लीडर, अच्छा हुआ तुम दरमियान में आ गए, वरना सच में मैं अपने डैगर को इसके चेस्ट में स्टैब करने वाला था। एंक्रीड बता रहा होता है कि जब मैंने इस स्क्वाड को ज्वाइन किया था उसके बाद मुझे पता चला कि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कोई भी पर्सन इन्हें अपने स्क्वाड में ज्वाइन इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि इन लोगों को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए जल्द से जल्द मुझे भी खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। अगले सीन में एंक्रीड कुछ लोगों के साथ स्काउटिंग मिशन के लिए निकल चुका होता है।
वो सोच रहा होता है कि यहां पर टोटल 7 लोग हैं और ये सभी अपने अपने स्क्वाड्स के लीडर्स हैं। इन सभी की रैंक हमारी स्क्वाड से काफी ज्यादा हाई है। मुझे सच में नहीं पता कि आखिर इन लोगों के दरमियान में मैं क्या कर रहा हूं। तभी एक पर्सन एंक्रीड से बोलता है, ओए, मेरी बात सुन। मैंने सुना है कि तू 444 स्क्वाड का लीडर है और उस स्क्वाड की रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो लोग हमेशा ही फाइट करते रहते हैं और दूसरों को परेशान करते रहते हैं। अगर तुम्हें यहां पर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, और अगर तुम फाइट भी करना चाहो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात को याद रखो कि मुझे मिशन के दौरान कोई भी कंप्लेंट नहीं चाहिए। इस पर्सन का नाम एंड्रयू है, जो इस वक्त टेम्परेरी तौर पर स्काउटिंग टीम का लीडर है। वहां मौजूद सभी लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं। एक पर्सन बोलता है, सर, आपको क्या सच में लगता है कि इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि ये आपको चैलेंज करेगा? मैंने इसके बारे में सुना हुआ है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा वीक है और ये यहां पर अभी तक सिर्फ इसीलिए सरवाइव कर पाया है क्योंकि इसके स्क्वाड के मेंबर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। एंड्रयू भी हंसते हुए बोलता है, मुझे सच में नहीं पता आखिर इस जैसे ट्रैश हमारी कंपनी में कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे बोल दिया है कि अगर इसे कोई प्रॉब्लम है तो ये मुझे चैलेंज कर सकता है, पर शायद इसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। फिर वो ऊंची आवाज में बोलता है, दोस्तों, सभी लोग मेरी बात सुनो। हमारा मिशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हमें स्काउटिंग के दौरान जो भी एनिमी मिलेगा, हमें उन सभी को किल कर देना है और हमें बस उसके लीडर को पकड़ लेना है। उसके बाद उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे हम हमारी कंपनी में सबमिट करवा देंगे। एंक्रीड सोच रहा होता है कि इस पर्सन ने जो कुछ भी बोला है वो सुनने में तो आसान लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि हमारा ये मिशन इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। अगले सीन में उन्हें किसी जानवर के पैर के निशान नजर आते हैं। एंड्रयू काफी हैरान होता है और बोलता है, ये निशान किसी जानवर के हैं। मुझे लगता है वो यहां से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो आज की रात हम काफी अच्छा डिनर कर सकते हैं। एंक्रीड सोच रहा होता है कि हम लोग यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन पर आए हैं, लेकिन इस पर्सन को आज के रात के डिनर की फिक्र है। तभी एंक्रीड के पास खड़ा एक पर्सन हंसते हुए बोलता है, ये लीडर सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। ये जानता भी नहीं है कि ये कौन सा जानवर है और इसे लग रहा है कि हम आज रात अच्छा डिनर कर पाएंगे। वो देखता है कि एंक्रीड उसकी तरफ देख रहा है तो वो थोड़ा हैरान होकर बोलता है, ब्रदर, मुझे माफ करना। एक्चुअली मैं बहुत टाइम पहले माउंटेन्स में हंटिंग किया करता था, इसलिए मुझे पता है कि वो जानवर जिसके बारे में लीडर बात कर रहा है वो अभी तक हमसे बहुत ही ज्यादा दूर निकल गया होगा। अगर हम भाग कर भी जाते हैं तो हम तब भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। इस पर्सन का नाम हेनरी है, जो कि बहुत ही अच्छा आर्चर है। एंक्रीड हमें बताता है कि हेनरी एक काफी अच्छा पर्सन है और उसने मुझे काफी चीजें बताई है, जैसे कि वो माउंटेन्स में हंटिंग किया करता था, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उसे कंपनी ज्वाइन करके वॉर में हिस्सा लेना पड़ा। रात का सीन दिखाया जाता है जहां एंड्रयू को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वह बोलता है, शिट, मुझे लगा था हम उस जानवर को पकड़ लेंगे, लेकिन वो तो बहुत दूर निकल गया है। मुझे मिशन के ऊपर ही ध्यान देना होगा। अगले दिन ये सभी लोग टॉल ग्रास के पास पहुंच चुके होते हैं। एंड्रयू बोलता है, ये घास सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसलिए इसका नाम भी टॉल ग्रास रखा गया है। लेकिन क्या सच में इसके अंदर हमारे एनिमी छुपे हुए हैं? ये तो अब चेक करने पर ही पता चलेगा। एंड्रयू सभी को जोश दिलाते हुए बोलता है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अगर वो सच है तो इस घास के अंदर हमारे एनिमीज मौजूद है। हमें बस उन्हें पकड़ना है, इन्फॉर्मेशन कंपनी को सबमिट करनी है, जिसके बाद हमें रिवार्ड्स दिए जाएंगे। ये सुनकर वहां मौजूद दूसरे लोग जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, लीडर, आप फिक्र मत कीजिए, आपने जैसा बोला है हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लेकिन इसी के साथ हेनरी बोल रहा होता है, ये घास सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी है और एनिमी हमारे ऊपर कब अटैक कर दे हमें इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। क्या हमें सच में इस घास के अंदर जाना चाहिए? एंक्रीड बोलता है, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे लीडर का ऑर्डर है और हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा। जिसके बाद ये सभी लोग इस घास के अंदर एंटर हो जाते हैं। एंक्रीड सोच रहा होता है कि एंड्रयू इस वक्त फ्रंट पर जा रहा है और वो कोई भी कंप्लेंट नहीं कर रहा। ये पर्सन सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है क्योंकि वो अपने इस मिशन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करना चाहता है।
तभी हेनरी एंक्रीड से बोलता है, एंक्रीड, इस वक्त मुझे एक चीज काफी ज्यादा परेशान कर रही है। क्या तुमने इस बारे में सोचा है? ये टॉल ग्रास जानवरों के लिए एक बहुत ही अच्छा चारा है, लेकिन यहां आसपास हमने किसी भी जानवर को नहीं देखा है। आखिर ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस टॉल ग्रास के अंदर कोई खतरनाक जानवर मौजूद है, जिसके डर की वजह से यहां कोई और जानवर नहीं है? इसी वक्त एंक्रीड को कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि एंक्रीड के पास से एक लेपर्ड बहुत ही तेजी से भागता हुआ निकलता है। एंक्रीड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो फौरन भागकर एंड्रयू को जमीन पर झुका देता है और चिल्लाकर बोलता है, सभी लोग जल्दी नीचे झुक जाओ। तभी वहां तीरों से हमला होता है। स्क्वाड के 2 मेंबर्स के सर पर तीर लग जाते हैं और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। एंड्रयू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वहां बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद होते हैं जो अटैक के लिए रेडी होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी वापस भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन दुश्मन सोल्जर्स उन्हें चुन चुन कर मारना शुरू कर देते हैं। एंक्रीड अभी भी ठीक होता है और तेजी से भाग रहा होता है, लेकिन घास के अंदर मौजूद एनिमीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक तीर एंक्रीड की तरफ आता है जिसे वो सेंस कर के डॉज कर लेता है, लेकिन तभी उसकी तरफ एक साथ बहुत सारे तीर आते हैं। एंक्रीड सोचता है कि मैं कुछ तीरों को तो डॉज कर सकता हूं, लेकिन इतने सारों को एक साथ कैसे रोकूं? वे तीर एंक्रीड के शरीर के आर पार हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अगले ही पल सीन बदलता है और हम दोबारा वही समय देखते हैं जहां एंड्रयू बोल रहा होता है, क्या कहा तुमने? तुम चाहते हो कि हम इस घास के अंदर न जाएं क्योंकि खतरा हो सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या मेरे हाथों मरना चाहते हो? जैसा मैंने कहा है वैसा करो। एंक्रीड समझ जाता है कि इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। वो दोबारा घास के अंदर जाता है। एंक्रीड हमें बताता है कि उसने कई बार अलग अलग रास्तों से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार एनिमीज उसे घेर कर मार देते थे। वो इस दिन को बार बार रिपीट कर रहा है और उसने हर रास्ता चेक कर लिया है, लेकिन हर तरफ सोल्जर्स, क्रॉसबोमेन और भाले लिए लोग मौजूद हैं। एक लूप में इंजर होने के बाद एंक्रीड देखता है कि दुश्मन सोल्जर्स वहां एक बहुत बड़े फ्लैग, झंडे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंक्रीड सोचता है कि आखिर इस फ्लैग में ऐसा क्या खास है। तभी एक सोल्डर उसे जान से मार देता है। समय फिर पीछे जाता है। एंड्रयू दोबारा रिवार्ड्स की बात कर रहा होता है। एंक्रीड सोचता है कि भागने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि एनिमी हर तरफ फैले हुए हैं। अगर मैं भाग भी गया तो ये बाकी लोग मारे जाएंगे। इसलिए अब सिर्फ एक ही तरीका है कि मुझे इस चक्र को तोड़ना होगा। जब सभी सोल्जर्स आगे बढ़ रहे होते हैं, एंक्रीड वही खड़ा रहता है। एंड्रयू चिल्लाकर बोलता है, ओ एक कचरे, वहां क्या कर रहा है? क्या तुझे समझ नहीं आया कि मैं लीडर हूं और तुझे मुझे फॉलो करना है? एक दूसरा सोल्जर एंक्रीड को समझाता है कि हमें एंड्रयू की बात माननी होगी क्योंकि वो हमारा लीडर है। एंक्रीड बोलता है, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन हर इंसान की बेवकूफी की एक हद होती है और ये इंसान कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है। अब मैं इसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने वाला। ये सुनकर एंड्रयू अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की? क्या तू मुझे चैलेंज करना चाहता है? एंक्रीड सोचता है कि अगर मैं अकेला लड़ा तो कुछ को ही मार पाऊंगा, लेकिन अगर इन सबको साथ मिला लूं तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वो एंड्रयू से कहता है, तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं क्योंकि अब से कमांड मैं संभालूंगा। एंड्रयू को बहुत गुस्सा आता है। वो एक स्किल्ड फाइटर है और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट वापस पाने के लिए वॉर में आया है। वो एंक्रीड से स्वॉर्ड निकालने को कहता है। एंक्रीड सोचता है कि अगर इसे स्वॉर्ड से हराया तो लोग मेरी असली स्ट्रेंथ नहीं पहचानेंगे, इसलिए मुझे इसे बिना स्वॉर्ड के हराना होगा। एंड्रयू हमला करता है, लेकिन एंक्रीड अपनी एल्बो, कोहनी से अटैक को ब्लॉक करता है और एंड्रयू की चेस्ट पर एक जोरदार पंच मारता है। एंड्रयू दर्द से जमीन पर गिर जाता है। सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि एंक्रीड ने एक ही हमले में उसे हरा दिया। एंक्रीड कहता है, अब से इस स्क्वाड का लीडर मैं हूं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे चैलेंज कर सकता है। सब खामोश रहते हैं। एंक्रीड समझ जाता है कि उसने खुद को साबित कर दिया है। घास के अंदर जाते वक्त एंक्रीड हेनरी से उसके सपने के बारे में पूछता है। हेनरी कहता है कि वो वॉर के बाद एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहता है और फूलों की दुकान खोलना चाहता है। एंक्रीड कहता है, ये सब करने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। वो दूसरे सोल्जर से पूछता है जिसका अभी अभी बेटा हुआ है और वो अपनी वाइफ के पास जाना चाहता है।
कोई बिजनेस करना चाहता है तो कोई बस सरवाइव करना चाहता है। एंड्रयू कहता है कि उसका मिशन अपनी फैमिली का सम्मान वापस पाना है। एनक्रीड सभी से कहता है, तुम सबका सपना चाहे जो भी हो, उसे पूरा करने के लिए तुम्हें सरवाइव करना होगा। इसलिए हमें अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा ताकि हम सब अपने सपनों को पूरा कर सकें। सभी लोग एनक्रीड की बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं।